धरना प्रदान कौन है? हाँ, थोड़ा डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्लास में, है ना? हाँ, एक तालाब के उदाहरण के माध्यम से हम लोगों ने समझे जितने भी जीव जंतु होते हैं, है ना, उसकी सबका एक न एक संगठन होता है, और उन सब एक सबसे छोटी इकाई कहे तो कोशिका होती है। हेलो, हाँ अखिल, क्या बोल रहे हैं बेटा? हाँ सर, ये कौन सा पेज नंबर का है? हेलो, यस सर। आप बोल रहे हो अखिल? बोल। सर, सर ये वो रहा था कि ये अभी कौन सा पेज का है? ये ये कौन से का है? किन के लिए क्लियर नहीं आ रहा। हेलो, अब आ रहा है क्लियर? हेलो। यस, क्लियर आ रहा है। हाँ हाँ। सर ये पूछ रहा था कि कौन से पेज नंबर का है? ये ये देखिए, मैं आपको शुरू से बताया हूँ कि इसमें जो हम क्लास 7 का चैप्टर लिए हैं, है ना? जी जी। और चूंकि ये तीनों क्लास के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना भाई? तीनों क्लास में, क्लास 6 हो, क्लास 7 हो, क्लास 8 हो, है ना भाई? तीनों क्लास के लिए जो है काम आने वाली चीज है, उस पाठ्य वस्तु को हमने लिए हैं, है ना? तो कल हमने देखे थे कि किस प्रकार से जो संगठन होते हैं, है ना भाई, पादपों में हो चाहे वो जंतुओं में हो, है ना भाई, और उन संगठन की एक सबसे जो छोटी इकाई होती है वो कोशिका होती है ना? और कोशिकाओं का जो हमने कल विभिन्न, हेलो, कोशिकाओं का हमने देखे थे किस प्रकार से उनके कोशिकांग होते हैं और कोशिकाओं के क्या क्या जो है कार्य होते हैं। कल हम मुख्य रूप से 10 कोशिकांग के बारे में अध्ययन किए थे। आज उसी के आगे जो है हम, क्योंकि कोशिकाओं का एक ऐसा समूह होता है ना भाई, या छोटे छोटे कोशिकाओं मिल करके ऊतक का निर्माण करते हैं। आज हम उन्हीं ऊतकों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, है ना? और किस प्रकार से जो है एक संगठनात्मक जो है ना भाई? देखिए, हमने थोड़ा सा इसको रिपीट कर देता हूँ। कल हमने एक तालाब के चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास किए थे कि एक तालाब में कई जो है समुदाय के लोग या कई जो है संगठन के लोग वहां पर उपस्थित होते हैं, है ना? चाहे वो मछली की प्रजाति हो, चाहे वो पक्षियों की प्रजाति हो, चाहे वो घोंगे की प्रजाति हो, है ना? या तालाब में स्थित छोटे से छोटे जीव की प्रजाति क्यों ना हो, कहीं न कहीं उन सब की एक अलग संगठन स्तर होता है ना? उन संगठन स्तर को हमने आगे जो है कम्युनिटी का नाम दिए, है ना? जिसमें कम्युनिटी में जो है ऑल ऑफ द लिविंग थिंग्स इन ए एरिया, उस जगह पे, आसपास जगह पे रहने वाले बहुत से जो है संगठन के स्तर वाले लोग रहते हैं, उस जगह को हम कम्युनिटी कहते हैं। कम्युनिटी से तात्पर्य समुदाय से होता है। समुदाय समझ रहे हैं ना? जैसे एक गांव में कई समाज के लोग रहते हैं, और पूरे समाज को मिला करके जो है हम उसको है ना भाई, अलग अलग समाज के लोगों को मिलाकर के एक समुदाय का निर्माण होता है, एक गांव का निर्माण होता है। वैसे ही जंतु जगत में कई संगठन के लोग, है ना, यानी अलग अलग जो है प्रकार के जीव जंतु उपस्थित रहते हैं, कहने का मेरा तात्पर्य है। और उन अलग अलग प्रकारों के जीव जंतुओं के रहने के परिणाम स्वरूप एक समुदाय का निर्माण होता है। कल इसके बारे में हम लोग देखे थे, है ना? और ये पक्षियों का चित्र आप लोग एक समुदाय, एक
संगठन स्तर को देख रहे हैं इनके, है ना भाई। और उसी के आगे हम बात करते हैं पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन मतलब होता है उसकी संख्या, मतलब वो कितने संख्या में उपस्थित है ना। ऑल ऑफ द ऑर्गेन्स ऑफ द सेम स्पाइसेस, मतलब वो एक ही जाति के लोग रहते हैं, है ना भाई। वहां पर उसकी काउंटिंग होती है, वहां पर उसकी गणना होती है, तब उसको हम क्या कहेंगे, एक संख्यात्मक मान देते हैं, और उसी से बनता है जनसंख्या, है ना। एक अकेला है, इंडिविजुअल है ना भाई, तब उसमें जो है वह जीव जो है, जीव की जो है गणना उसकी संगणनात्मक इकाई के रूप में होंगे, है ना, यानी कोशिकाओं से मिलकर के बनने वाले लोगों के समूह में होंगे, है ना। आगे हम देखते हैं इसको, हम लोग जहां से हमको प्रारंभ करना है वह है जंतु उतक, है ना। तो उतक का निर्माण मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि जो छोटी छोटी कोशिकाएं होते हैं, उन कोशिकाओं से मिला करके ऊतक का निर्माण होते हैं। यह आवश्यक है कि छोटे जीव की कोशिकाएं छोटी हो और बड़े जीव की कोशिकाएं बड़ी हो। ठीक उसी प्रकार जब कोशिकाएं छोटी है तो उसके ऊतक भी छोटे हो सकते हैं, है ना भाई। छोटे जीव के छोटे ऊतक हो सकते हैं और बड़े जीव के बड़े ऊतक हो सकते हैं, है ना भाई। तो इन ऊतकों के बारे में हम लोग आज की क्लास में देखेंगे, है ना। तो ऊतक, तो ऊतक क्या होते हैं, ये आप लोग समझ गए कि किस प्रकार से कोशिकाओं से, है ना भाई। अधिकांश जो बहुकोशिकीय जो शरीर होते हैं, बहुकोशिकीय जो जीव जंतु होते हैं, है ना, मल्टीपल जो सेल्स लिए होते हैं, उनमें जो है मुख्य रूप से 4 प्रकार के ऊतक जो है का निर्माण होता है ना। इसको हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से 4 प्रकार के ये ऊतक होंगे, जिसमें पहले प्रकार के ऊतक आप लोगों के स्लाइड के माध्यम से यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, एपिथीलियम ऊतक, है ना भाई। ये एपिथीलियम ऊतक क्या है, इसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे। इसके साथ साथ पेशी ऊतक, दो दूसरे प्रकार का ऊतक है, पेशी ऊतक, फिर संयोजी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। ये 4 प्रकार के मुख्य जो ऊतक हैं, है ना। फिर मैं आप लोगों को बता दूं, 4 प्रकार के ऊतकों के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें पहला जो है एपिथीलियम ऊतक, दूसरा पेशी ऊतक, तीसरा संयोजी ऊतक और चौथा तंत्रिका ऊतक, है ना। तो चारों प्रकार के ऊतकों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। पहले हम देखते हैं एपिथीलियम ऊतक, है ना। एपिथीलियमी ऊतक क्या होते हैं, तो यह शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक एपिथीलियम ऊतक होता है, जो हमारे चमड़ी के ऊपर जो, है ना भाई, चमड़ी से हमारे, जैसे हमारे हड्डी के ऊपर वाला हिस्सा, है ना भाई, अपने चमड़ी को देखे तो चमड़ी वाला जो हिस्सा होता है वही जो है एपिथीलियम ऊतक होता है ना। आप देखेंगे कि झिल ये जो है मुख्य रूप से, यदि हम एक मेढक के उसमें शरीर मिले, तो मेढक के ऊपरी शरीर का जो हिस्सा, जिसमें उसका जो है कुछ हिस्सा हमको ऊपर उठे हुए दिखाई देते हैं, है ना भाई, या कुछ हमको उसके ऊपर में एक झिल्ली नुमा संरचना हमको दिखाई देते हैं, ऊपरी हिस्सा पे ना, ऊपरी हिस्सा पे उठे हुए दिखाई देते हैं, वही जो है एपिथीलिया ऊतक का उदाहरण है ना। ये विभिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अवरोध का निर्माण करती है ना भाई। ये शरीर को अंगों को बांटने के लिए, है ना भाई, ये ये अंग है, ये अंग है, हाँ, ये आंख है, कि ये कान है, कि ये मुंह है। इस प्रकार से ऊतकों सर को, ये लोग लाभ हाँ हाँ जी 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 जी, है ना, ऊतकों को डिवाइड करने के लिए, है ना भाई, यानी शरीर के अंगों को डिवाइड करने के लिए इस ऊतक का मुख्य रूप से काम होता है। ये जो है शरीर के अंगों को विभाजन करने का काम करता है ना। विभाजन करने का तात्पर्य यहाँ पर जो है अलग अलग हिस्सों में एक आकृति प्रदान करना।
हाँ, चलिए आगे इसके देखते हैं एपिथेलियम ऊतक को। एपिथेलियम ऊतक जो है किस किस टाइप के होते हैं और कहाँ कहाँ पर होते हैं। देखिए, एपिथेलियम ऊतक जो है एक जो है मुख्य रूप से चार प्रकार के या चार जो है आकृति के हमको प्राप्त होंगे, है ना। ये सल्की एपिथेलियम, दूसरा होता है घनाकार एपिथेलियम, और एक होता है स्तंभकार एपिथेलियम, और एक होता है ग्रंथिल एपिथेलियम, है ना। तो यहाँ पर हम दो लोग देख रहे हैं कि सल्की जो एपिथेलियम होता है, तो सल्की से तात्पर्य मतलब एक कहा जाए सल्कनुमा, यानी गड्ढे नुमा जो है इसकी ऊतक की संरचना होती है ना भाई। ये मुख्य रूप से जैसे हमारे मानव मस्तिष्क के जो में ऊतक हैं, वहां पर सल्की ऊतक जो है उपस्थित होते हैं। घनाकार जो एपिथेलियम ऊतक है ना भाई, इसकी आकृति जो है घन के आकार की, है ना भाई, एक होती है। ये मुख्य रूप से जो आंत वगैरह के ऊतक हैं, है ना, वहां पर ये इस प्रकार के ऊतक जो है पाए जाएंगे। उसी प्रकार से स्तंभकार जो ऊतक होते हैं, एपिथेलियम ऊतक होते हैं, है ना भाई, वो स्तंभकार एक स्तंभ रूप में, मतलब एक सीधे सीधे खड़े रूप में ये हमारे शरीर में जो है कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, है ना। उसी प्रकार से ग्रंथिल ऊतक, तो ग्रंथिल ऊतक जो है मुख्य रूप से मानव मस्तिष्क में पाए जाते हैं। ग्रंथिल ऊतक को, है ना भाई, जो बहुत सारे कोश को क्या बोलते हैं ऊतकों का एक गुच्छे के रूप में हमको जो है उपस्थित होते हैं ग्रंथिल जो है एपिथेलियम को। तो इस प्रकार से एपिथेलियम ऊतक के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर देखे। आगे हम देखते हैं संयोजी ऊतक, है ना। तो संयोजी ऊतक से तात्पर्य जो है ये कोशिकाओं के आपस में कम जुड़ी होती है और अंतः कोश की आधात्री में धसी होती है। रक्त के तरल पदार्थों को प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं तथा प्लेटलेट्स निलंबित होते हैं, है ना। संयोजी ऊतक का मुख्य जो है काम है वो सहारा प्रदान करना, और ये मुख्य रूप से जो रक्त के जो ऊतक होती हैं वहां पर जो है संयोजी ऊतक पाए जाते हैं, है ना, जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं हैं और श्वेत आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, है ना, रेड ब्लड कार्पस और व्हाइट ब्लड कार्पस में उपस्थित होते हैं संयोजी ऊतक। और ये जो है इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो भिन्न भिन्न आकृति की होती है, जो स्थिति के अनुसार अलग अलग कार्य करती हैं। यह ऊतक हमारे शरीर को निश्चित आकृति देता है और सहारा भी प्रदान करता है। इसके साथ साथ इसमें ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थ को पहुंचाने का भी काम जो है इस ऊतक के माध्यम से होते हैं, है ना। और तो ये जो है संयोजी ऊतक के हम लोगों ने उदाहरण देखे, है ना भाई, और उसके जो है कार्य देखे। संयोजी ऊतक का यदि हम अगला देखते हैं तो अस्थि पंजर का निर्माण शरीर को आकार प्रदान करती है। अस्थि कोशिकाएं कठोर यानी एक धसी हुई रूप में हमको दिखाए ये उपस्थित होते हैं शरीर में, जो कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती है, यानी मुख्य रूप से हड्डियों को जो मजबूती करने का काम, है ना, यानी हड्डियों में जो उपस्थित, है ना, हड्डियों का जो निर्माण होता है इन्हीं ऊतकों से जो है निर्माण होता है। संयोजी ऊतक से ही हड्डियों का निर्माण होता है और मुख्य रूप से ये कैल्शियम और फास्फोरस से ही बने होते हैं। हम देखेंगे पेशी ऊतक। तो पेशी ऊतक जो है मुख्य रूप से जैसे आप लोग गाय या बैल या घोड़े हैं उसके कुबड़ जानते हैं? कुबड़ कोई बताएंगे कुबड़ किसको कहते हैं? जो ऊँट के में रहता है ना सर, उभरा हुआ सा गले के। हाँ हाँ, ऊपर में जो रहता है उभरा हुआ, है ना भाई, तो वहीं पर ये पेशी ऊतक रहते हैं, है ना भाई। और
जो है हिलते डुलते हैं, है ना भाई? तो वो जो है यदि हम उसको छू कर देखें तो बहुत जल्दी वो कहा जाए आवेश में हो जाते हैं, यदि हम उसको कहीं, है ना भाई, जरा से भी कहीं छेड़खानी किए तो, है ना? तो ये पेशी ऊतक मुख्य रूप से गाय है, भैंस है, घोड़े है, इसमें जो है उसके ऊपर के पिट्ठे भाग में, है ना भाई, पीठ वाले भाग में, कंधों पर ये उपस्थित होते हैं। और ये मुख्य रूप से मांस का एक कहा जाए गुच्छा होता है ना भाई, मांस उसमें पूरा भरे हुए होते हैं, है ना? तो ये इन्हीं ऊतकों से उनका निर्माण होता है, क्योंकि ऊतक से ही अंग बनते हैं, है ना भाई, और अंग से अंग तंत्र, और अंग तंत्र से शरीर बनते हैं। तो उस अंग का निर्माण, है ना, पेशी ऊतक के माध्यम से बनता है। ये लंबी कोशिकाओं का बना होता है, सिकुड़ने वाला प्रोटीन जिसके संकुचन एवं प्रसारण के कारण गति होती है। ये इसमें जो है एक प्रकार से कहा जाए, ये सिकुड़ने वाला और संकुचित होने वाला है और प्रसारित होने वाला है। एक निश्चित समय के पश्चात प्रसारित हो जाएगा, फिर सिकुड़ जाएगा, है ना भाई? और पेशी ऊतक जो है हमारे शरीर में भी उपस्थित है ना भाई? जिसमें हृदय की जो गति है, हृदय में जो ऊतक है वह जो है पेशी ऊतक है, और पेशी ऊतक के कारण ही हमारे शरीर की जो कहा जाए हृदय की जो गति है वो जो है चलती रहती है। हम पेशी ऊतक के बारे में और जानेंगे कि किस प्रकार से पेशी ऊतक में मुख्य रूप से 3 और प्रकार होते हैं, है ना? जैसे एपिथेलियम ऊतक में हम लोग देख रहे थे कि घनाकार ऊतक, स्तंभकार ऊतक, है ना, सल्की ऊतक। उसी प्रकार से पेशी ऊतक के भी मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं, जिसमें हम ऐच्छिक पेशिया, अनैच्छिक पेशिया और हृदय पेशिया, है ना? मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि हृदय की जो गति होती है या हृदय का जो पेशी बने होते हैं, है ना, जिसमें हमारा कोई नियंत्रण है क्या हृदय में या सांस में? हमारा कोई नियंत्रण है? सांस तो नहीं हम है रोक, है ना जो भाई? होता रहता है, मतलब वो अनैच्छिक है। अनैच्छिक है, बहुत बढ़िया, है ना? तो इस प्रकार के जो ऊतक जो है वह पेशी ऊतक में, है ना, क्रियाएं जो हैं, चाहे वो ऐच्छिक हो चाहे अनैच्छिक हो, है ना भाई, ये क्रियाएं होती रहती हैं। पेशी ऊतक लंबी कोशिकाओं का बना होता है ना? ऐच्छिक पेशी ऊतक जो है इच्छा अनुसार से गति करा सकती है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं तीनों जो क्या बोलते हैं पेशिया है, पेशी ऊतक के बारे में यहाँ पर हम लोग ऐच्छिक पेशिया, अनैच्छिक पेशिया और हृदय पेशिया। तो हृदय पेशी मतलब ये कार्डिक जो पेशी होती है, कार्डिक मतलब ये हृदय पेशी है ना? अब हम देखते हैं ऐच्छिक पेशी या जिसको रेखी पेशी भी बोलते हैं, ये हमारे इच्छा से कार्य करती है। कैसे? जैसे हाथ पैर की हिलाना डुलाना, हम लोग हाथ पैर अपने मन से हिला डुला सकते हैं कि नहीं? हेलो, सर हाँ, है ना? तो ये कौन सा पेशी कहलाएंगे? ऐच्छिक पेशी। हाँ, हाँ, बहुत बढ़िया। और अनैच्छिक पेशी जिसको चिकनी पेशी भी बोलते हैं, है ना? तो ये चिकनी पेशी क्या है? यह हमारी इच्छा से कार्य नहीं करती, है ना? जैसे श्वास की नलियां हो गए या आहार नलियां हो गए, है ना भाई, ये हमारे इच्छा के अनुसार हाँ हाँ आँख बंद करना। हाँ, ये भी है। और और बताओ, और एक आध उदाहरण। हाथ को हिलाना नहीं, यानी कि जैसे अच्छा, सिर का घुमाना कौन से पेशी के अंतर्गत आएगा? ऐसे ऐसे सिर को हिला रहे हैं वो। ऐच्छिक सर, ऐच्छिक पेशी है वो। ऐच्छिक पेशी, हाँ, बहुत बढ़िया, है ना? और जैसे हम सांस श्वसन की गति है वो कौन से पेशी में आएंगे? अनैच्छिक। अनैच्छिक पेशी, हाँ, है ना? तो तीसरा जो नाखून है का बढ़ना सर, ये नाखून नाखून, का बढ़ना नाखून अनैच्छिक। नाखून का
बाल का बढ़ना, नाखून का बढ़ना, ये कौन से पेशी के अंतर्गत आएंगे? अनैच्छिक। अनैच्छिक पेशी। बहुत बढ़िया। ठीक, तो इस प्रकार से हम जो है पेशी ऊतकों को 3 प्रकार से बांट करके देख सकते हैं, जिसमें ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदय पेशी है। हृदय पेशी मतलब कार्डिक जो पेशी होते हैं उसको हृदय पेशी भी कहते हैं, है ना। ये वही चीज है ना भाई, कि अनैच्छिक पेशी आहार नली में भोजन या रक्त नलिका का प्रसारण एवं संकुचन जैसी गतियों का नियंत्रण करती है ना। ये क्या आ गया? कार्डिक पेशी हृदय का जीवन भर लयबद्ध होकर प्रचार एवं संकुचन का कार्य करती रहती है ना भाई। कार्डिक जो पेशी होती है जीवन भर अपना काम करते रहती है ना भाई। और यही कार्डिक पेशी में ही कहीं गड़बड़ी हो गया तो मनुष्य की क्या होती है, हार्ट अटैक हो जाती है और मृत्यु भी हो जाती है, कार्डिक पेशी के काम न करने के कारण से ही, है ना। तो ये जो है पेशी ऊतक से ही इनका निर्माण होता है। हमारे हृदय की जो है निर्माण है और हृदय की जो गतियां होती है ना भाई, हृदय में जो ऊतक पाए जाते हैं वह जो है हृदय पेशियां कहलाती हैं, या उसी को कार्डिक सर पेशी भी अब कहते हैं। कार्डिक पेशी काम कब नहीं करता है? कार्डिक पेशी काम कब नहीं करता? जब, है ना भाई, या एक प्रकार से कहा जाए हृदय घात कहा जाए, है ना भाई, जिसको बहुत ज्यादा बीपी हो गया, बहुत ज्यादा शुगर लेवल बढ़ गया, है ना भाई, तो वहां पर जो है कार्डिक पेशी जो है काम करना बंद कर देती है और लोग कहते हैं कि इसको हार्ट अटैक आ गया कह करके। तो कहीं न कहीं उसका कारण जो है हाई बीपी। आ गया समझ में ना? आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ, चलिए आगे देखते हैं तंत्रिका ऊतक। तो हमने 4 प्रकार के 3 प्रकार के ऊतक को देख लिए। पहले ऊतक हमने देखे एपिथेलियम, दूसरा संयोजी और तीसरा पेशी। अब चौथे हम देख रहे हैं तंत्रिका ऊतक। तो ये इनका जो है मुख्य कार्य यदि कहा जाए, है ना, इस प्रकार के ऊतकों का कहा जाए काम, तंत्रिका, तंत्रिका मतलब एक सूचना प्रसारण का काम, है ना भाई। सूचना जहां से हमको मिलती है वहां पर जो है इस प्रकार के ऊतक उपस्थित होते हैं, जिसमें मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतक की बनी होती हैं। न्यूरॉन में कोशिकाएं, केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य होते हैं। बहुत सारे तंत्रिका रेशे संयोजी ऊतक के द्वारा एक साथ मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं। और इसके साथ साथ तंत्रिका तंत्र में एक धागे नुमा, या एक कहा जाए जो तंतु, तंतु समझ रहे हैं ना, तांत का जो होता है ना, पहले तांत से जो है किसी प्रकार के गुच्छा वगैरह है उसको बनाने का काम करते थे, है ना भाई। तो तांत का जो होता है, आज भी जैसे तांत का हम लोग झोला वगैरह के एक सिरे से कहीं निकाल ले तो वो जो एक रस्सी के जैसा हमको दिखाई दे रहा था, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, तंतु, है ना। तो ये तंतु के आकार के होते हैं, है ना। और ये जो है मुख्य रूप से हमको सूचना प्रदान करने में सहायक होते हैं। कैसे सूचना प्रदान करने में? हमारे मस्तिष्क में, है ना। ये तंत्रिका तंत्र का आप लोगों का एक जो है चित्र यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, ये हमारे मस्तिष्क में, है ना भाई। और ये मेरुरज्जु से जुड़ा हुआ होता है। मेरुरज्जु माने हमारे पीठ का जो हिस्सा है ना, पीठ के जो सबसे लंबी जो हम है ना भाई, ऐसे पीछे कहीं देखते हैं, है ना भाई, स्पर्श करके तो हमको एक लंबी सी नली हमको जो है आभास होता है, वही जो है कहा जाए मेरुरज्जु होती है। और मेरुरज्जु से जो है मस्तिष्क की जो तंत्रिका है वो जुड़ी हुई होती है। तो इनका इस प्रकार की संरचना आप लोग देख रहे हैं, है ना। इसी कारण से हम लोगों को
कोई चीज को हम व्यक्त कर पाते हैं कि ये अच्छा है कि ये बुरा है ना भाई, कि ये मीठा है, हाँ, है ना भाई, कि ये खट्टा है कि ये मीठा है ना, या हमको कोई अच्छा गीत लग रहा है, सुंदर सा गीत हम सुन रहे हैं तो हम कह पाते हैं कि हमको बढ़िया सा गीत सुनाई दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं इन सभी तंत्रिकाओं का जो काम होता है और इसका जो इनका निर्माण जो है मस्तिष्क को प्रभावी बनाने में होते हैं। तो तंत्रिका तंत्र को यहाँ तक के हमने देखे। तो चारों क्या बोलते हैं ऊतक आप लोगों को समझ में आया भाई, जंतु ऊतक के बारे में? हेलो। फिर हम आगे पादप ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। हेलो। यस जी सर, समझ आया। हाँ, सर इस कौन सा, किसको समझाना है? तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक जो है मस्तिष्क या मेरुरज्जु, है ना भाई, जो हमारे पीठ की जो हड्डी होती है ना भाई, उससे जुड़ा हुआ होता है, एक लंबी नलिकाओं के भांति, जिस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं, है ना भाई। और इसके इसके बीच बीच के जो पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं उसी को तंत्रिका कक्ष भी कहते हैं। इसका मुख्य काम जो है सूचनाओं का आदान प्रदान करना, इस प्रकार की जो है है ना भाई, क्योंकि इसी से आगे जा करके, इन्हीं जो है ऊतक से आगे जा करके हमारे मस्तिष्क का निर्माण या मेरुरज्जु का जो निर्माण होता है इन्हीं ऊतकों के फलस्वरूप होता है। और इनका काम जो है सूचनाओं का आदान प्रदान करना होता है ना। तो अभी इस प्रकार से हम लोग जो है मुख्य रूप से कहा जाए देखें तो कोशिका, हमने कोशिका के बाद ऊतक, ऊतक के बाद फिर अंग, है ना। अंगों के बारे में अभी हम लोग नहीं देखे हैं। जब हम अंग के बारे में पढ़ेंगे तो किस प्रकार से, कौन से अंग का क्या कार्य है ना भाई, उस अंग में क्या क्या जो है ऊतक उपस्थित होते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। फिर अंग तंत्र, अंग तंत्र में जैसे पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है ना भाई, हृदय की जो रचना है, उनके कार्य हैं, इसको हम लोग आगे बारी बारी से देखेंगे। फिर इन सभी से मिल करके एक जीव का शरीर बनता है, और उस जीव के एक शरीर एक अपने आप में इंडिविजुअल होता है ना भाई। और एक शरीर से, ठीक, या एक व्यक्ति से अनेक व्यक्ति, है ना भाई, तो अनेक व्यक्ति से क्या बनेगा, एक संगठन का निर्माण होगा, है ना भाई। और एक जैसे लोग या एक जैसे कहा जाए व्यवहार करने वाले जंतुओं को एक अलग हम क्लासिफिकेशन करेंगे। जब इसके विस्तृत हम लोग आगे जाएंगे तो किस प्रकार से इनका वर्गीकरण होगा, इसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना। और फिर उससे समुदाय, है ना, यानी उसका जाति, जाति से फिर समुदाय, है ना भाई, फिर उसका आगे हम पढ़ेंगे किस प्रकार से उसका संघ बनेगा, है ना। और फिर आगे चल करके यही चीज जो है वो उसमें जनसंख्या में आता है, जिसको हम पॉपुलेशन, है ना भाई, में गिनती करते हैं, जनसंख्या में गिनती करते हैं। तो मुख्य रूप से ये जो हम जंतु कोशिकाओं के जो चार मुख्य भाग हैं यहाँ तक के हमने अध्ययन किए। अब हम इसके आगे जो है पादप कोशिका के बारे में देखेंगे। तो जंतु कोशिका को यहीं पर मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ। आगे पादप कोशिका के लिए थोड़ा सा वेट करेंगे। मैं पादप कोशिका वाला स्लाइड ओपन कर लेता हूँ। थोड़ा सा रुकेंगे, मैं ओपन कर लेता हूँ।
थोड़ा सा वेट करेंगे, ओपन हो रहा है। हम्म, ये स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, है ना भाई। तो देखिए ऊतक के बारे में हम लोग इसको पहले ही देख चुके हैं कि किस प्रकार से भाई ऊतकों के जो कार्य होते हैं, है ना भाई, उससे अंग जो निर्माण होते हैं और अंगों का जो किस प्रकार से अलग अलग कार्य होते हैं, जिसको श्रम विभाजन कहते हैं। जैसे हम हमारा हाथ श्रम कर रहे हैं, पैर जो है श्रम कर रहे हैं, आंख जो है श्रम कर रहे हैं, तो इनका एक अलग अलग जो है कार्य होते हैं, है ना भाई। इसको हम लोग देख चुके हैं। आगे हम इसमें देखेंगे कि अ, जंतु कोशिका और पादप कोशिका को अंतर को समझने के पहले हम पादप कोशिका में चलते हैं, है ना भाई। तो पादप ऊतक या पादप कोशिका, जिसमें हम जो है मुख्य रूप से प्रविभाजी ऊतक, ठीक, और त्वची ऊतक, ठीक, जटिल स्थायी ऊतक और सरल स्थायी ऊतक, है ना भाई। ये मुख्य रूप से देखिए दो प्रकार के विभज्योतक और जो है स्थायी ऊतक, इसी को प्रविभाजी ऊतक भी बोलते हैं, है ना। प्रविभाजी ऊतक और स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक के जो दो मुख्य और प्रकार हैं, जिसमें जटिल स्थायी ऊतक और सरल स्थायी ऊतक, इनके बारे में हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से इनका कार्य है। ये पादप ऊतक के है ना, क्योंकि कोशिका को इसके हम लोग पहले देख चुके हैं किस प्रकार से पादप कोशिका में क्रोमोप्लास्ट, क्रोलोप्लास्ट, है ना भाई, और ल्यूकोप्लास्ट, ये तीन प्रकार के जो होते हैं, है ना भाई, कोशिकाओं में। उसके आगे हम जो है कोशिका से आगे ऊतक, जिसमें हम पादप ऊतक के बारे में हम लोग यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। तो जो प्रविभाज्य ऊतक होते हैं, पौधों की वृद्धि उन्हीं क्षेत्रों में होती है जिन्हें जहां पर विभाज्य ऊतक पाए जाते हैं। कोशिका परिवर्तित होकर दूसरे ऊतकों के घटकों के रूप में विभाजित हो जाती है ना भाई। और ये मुख्य रूप से इसको पौधे में ऊतक जो है जड़ से अग्र सिरे पर, छोर पर होते हैं। छोर मतलब ये शीर्षस्थ यहाँ पर देख रहे हैं, है ना भाई। और इसके जड़ के जो जहां पर नोट्स पाए जाएंगे, जहां पर इस प्रकार के जो है संरचना, यदि पेड़ की आंतरिक संरचना को हम देखें, है ना भाई, पेड़ के यदि किसी भाग की स्लाइड बना करके देखें, तो हमको इस प्रकार के हमको दिखाई देंगे शीर्षस्थ जो प्रविभाजी ऊतक यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ऊपर वाले भाग में, है ना भाई। और नीचे वाले जो जड़ का हिस्सा है ना भाई, उसको बोलते हैं अंतर्वृष्टि जो है प्रविभाजी ऊतक। इनका जो है मुख्य कार्य, है ना, तने और जो है जड़ की लंबाई में वृद्धि करना होता है। कोशिका जो है परिवर्तित होकर के दूसरे ऊतकों के घटकों के रूप में विभाजित हो जाती है ना। तो ये जो है प्रविभाजी ऊतक के, प्रभावी ऊतक में मुख्य रूप से क्या क्या होते हैं देख लेते हैं। एक होता है शीर्षस्थ, है ना भाई, जो ऊपरी सिरा पर होते हैं, है ना भाई। और एक होता है कैम्बियम। तो ये कैम्बियम जो है शाखाओं में उपस्थित होते हैं, यहाँ पर एक शाखा से दूसरे शाखा फूटते हैं, है ना भाई। एक नोट्स से दूसरे नोट्स जो है निकलते हैं, शाखा जो है निकलते हैं, वहां पर ये उपस्थित होते हैं, जिसको कैम्बियम बोलते हैं। और अंतर्वृष्ट जो प्रभाजी ऊतक होते हैं वो जड़ों में पाए जाते हैं, जड़ों का जहां पर उसका विकास होता है। ये मुख्य रूप से प्रभाजी जो ऊतक का कार्य होता है वो जड़ और तने की वृद्धि करना, है ना भाई, उसकी लंबाई को बढ़ाना। और ये मुख्य रूप से अग्र सिरे पर, है ना भाई, यानी ऊपरी सिरे पर और निचले सिरे पर उपस्थित होते हैं।
है ना भाई, और बीच में जो उपस्थित होते हैं उसको कैम्बियम कहते हैं, जहां से शाखाएं जो हैं फूटती हैं या शाखाएं जो हैं निकलती हैं। तो ये हो गया प्रविभाजी ऊतक। आगे हम देखेंगे इसी में स्थायी ऊतक, है ना। तो पहले हम फिर से इसको मैं आप लोगों को बता दूं, प्रविभाजी ऊतक को हमने देखे, अब हम स्थायी ऊतक के बारे में जानेंगे, है ना भाई। जिसमें स्थायी ऊतक में सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक, इन दोनों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो स्थायी ऊतक क्या होते हैं? यह विशिष्ट कार्य करने के लिए जो है प्रभावी जीव ऊतक होते हैं द्वारा बनी कोशिकाओं के स्थायी रूप और आकार लेने के क्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। ये जो है स्थायी ऊतक का एक भाग है, जिसमें प्रविभाजी ऊतक के ही आगे जो होते हैं वही जो है स्थायी ऊतक का निर्माण करते हैं। देखिए, सरल स्थायी ऊतक में क्या क्या होते हैं, जिसमें पेरेनकाइमा है, कोलेनकाइमा है, स्क्लेरेनकाइमा है ना। अब इसकी जो है यदि काट, है ना भाई, हम देखें यदि, है ना भाई, तने की काट, है ना भाई, का चित्र या उसका हम स्लाइड बना करके देखें तो इस प्रकार के संरचना हमको दिखाई देंगे, जिसमें सरल स्थायी ऊतक में क्या क्या भाग होंगे। एक पेरेनकाइमा होंगे, है ना भाई, एक कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, ये तीन मुख्य रूप से इसके भाग होंगे। अब पेरेनकाइमा का क्या काम है, स्क्लेरेनकाइमा का क्या काम है ना भाई, कि कोलेनकाइमा का क्या काम है, इसको हम लोग आगे फिर से देखेंगे, है ना। ये सभी जो है ऊतक के नाम है, थोड़ा सा अटपटा लगता है क्योंकि जो है हम कोशिका से आगे बढ़ चुके हैं। तो निश्चित रूप से जो इसके संरचना जो है इस प्रकार से आप लोगों को दिखाई देंगे, है ना, जिसमें कोशिका द्रव्य और केंद्रक उपस्थित होंगे, है ना। और इसी में जो है पेरेनकाइमा में ही जो है हरित लवक पाए जाते हैं। अक्सर करके परीक्षा में पूछ देते हैं कि पेरेनकाइमा जो है कौन से ऊतक में पाए, या हरित लवक जो है कौन से ऊतक में पाए जाते हैं। तो वहां पर आपको समझने हैं कि पेरेनकाइमा में जो है हरित लवक जो है उपस्थित होते हैं, है ना। क्योंकि ये थोड़ा सा क्लास जो है ये अलग स्टैंडर्ड का है ना भाई, यानी इसको हम कहा जाए 11th और 12th स्तर में इस चीज को हम लोग पढ़ते हैं, है ना। उस चीज को आप लोग जो है समझ लिए रहो कि कहाँ पर कौन सा जो है ऊतक जो है उपस्थित होते हैं। तो ये सरल स्थायी ऊतक के फिर इसके तीन भाग हैं, है ना भाई। अभी इसके एक एक चीज को देखेंगे तो और ज्यादा विस्तृत हो जाएगा, है ना, कि इसमें कौन कौन से जो है ऊतक के जो अंग का है क्या क्या कार्य है। हाँ, दूसरा जो हम चित्र आप लोग देख रहे हैं वो है कोलेनकाइमा का। कोलेनकाइमा की आकृति किस प्रकार से आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए खुले बंडल के रूप में दिखाई दे रहा है पेरेनकाइमा, और यहाँ पर ये जो है एक बंद नुमा कोलेनकाइमा जो है यहाँ पर आप लोगों को ऊतक जो है प्रदर्शित हो रहे हैं, जहाँ पर अंतः भित्ति पाए जाएंगे, प्राथमिक कोशिका पाए जाएंगे, भित्ति पाए जाएंगे, भित्ति मतलब उसके जो बाहरी दीवार होते हैं, है ना, और हरित लवक इसमें भी उपस्थित होंगे, केंद्रक, रसधानी, कोशिका द्रव्य, अंतर कोशिकी जो है स्थान। स्क्लेरेनकाइमा जो है कहाँ पर होते हैं, तो ये जो है एक प्रकार से ये दिखाई दे रहा है स्क्लेरेनकाइमा का चित्र। सरल युग्मक जो है में उपस्थित होते हैं स्क्लेरेनकाइमा, और ये जो है पत्तियों के बाहरी जो त्वचा होते हैं, है ना, में उपस्थित होते हैं। ये इनका मुख्य कार्य कहा जाए तो ये जो है श्वसन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ये भाग लेते हैं स्क्लेरेनकाइमा जो है। आगे हम देखेंगे जटिल जो स्थायी ऊतक होते हैं, है ना। हम सरल स्थायी ऊतक को देख रहे थे। सरल स्थायी ऊतक के तीन प्रकार अभी हम लोगों ने देखे, स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और एक हमने पेरेनकाइमा देखे, है ना। अब हम देखेंगे जटिल स्थायी ऊतक। तो जटिल स्थायी ऊतक में ये मुख्य रूप से इसका दो भाग है, जिसको हम जाइलम और फ्लोएम कहते हैं,
है ना भाई। तो जाइलम की संरचना किस प्रकार से होती है और फ्लोएम की संरचना किस प्रकार से होती है, इसको आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। इसको संवहनी ऊतक भी बोलते हैं, जाइलम और फ्लोएम को, है ना भाई। या इसी को कहा जाए, जो जाइलम होते हैं, है ना भाई, वह जलवाहिनी ऊतक भी कहलाते हैं। और जो फ्लोएम होते हैं उसको बोलते हैं रसवाहिनी ऊतक। ये दोनों चीज समझ में आ रहा है भाई, जाइलम और फ्लोएम। मैं आप लोगों को बता दूं, इनका काम जो है मुख्य रूप से, है ना भाई, पानी है ना, और जो रस है उसको जो है ट्रांसपोर्टिंग करने का काम करती है। यानी ये एक जगह से दूसरे जगह फैलाने का काम या लाने ले जाने का काम इन दोनों जो है ऊतकों के माध्यम से होता है। इसलिए इसको जटिल स्थायी ऊतक भी कहते हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं फ्लोएम की जो संरचना किस प्रकार से होती है और जाइलम की संरचना किस प्रकार से एक बंडल के समान आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, जिनकी छोटी छोटी जो है कण यहाँ पर की संरचना आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। जाइलम जो है जलवाहिनी और फ्लोएम जो है रसवाहिनी होते हैं। यह ऊतक जल, खनिज, लवण तथा भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करते हैं, है ना। इसके साथ साथ जो संवहनी ऊतक होते हैं वह जो है एक समूह के रूप में, एक बंडल के रूप में जो है काम जो है उसमें करते हैं, है ना। तो जाइलम और फ्लोएम जो है जटिल स्थायी ऊतक के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है पादप के जो ऊतक हैं, पादप ऊतक हैं, उसको हम लोगों ने देखे। अब थोड़ा सा इन दोनों ऊतकों में क्या क्या डिफरेंसेस है ना, यहाँ पर इस स्लाइड के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं पादप ऊतक और जंतु ऊतक में क्या अंतर है। तो पादप ऊतक और जंतु ऊतक में मुख्य रूप से भाई अधिकांश जो पादप ऊतक हैं वो सहारा देने वाले होते हैं, है भाई, और जबकि जंतु ऊतक होते हैं वो भोजन और साथी और आश्रय की खोज में इधर उधर विचरण करने वाले होते हैं, जंतु ऊतक होते हैं। पादप ऊतक जो है अधिकांश जो है मृत के रूप में उपस्थित होते हैं, जबकि जंतु ऊतक में जो है अधिकांश जो ऊतक होते हैं वो जीवित रूप में उपस्थित रहेंगे। पौधों की वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है भाई, इसको हम लोग भली भांति जानते हैं, है भाई। कुछ एरिया में, है भाई, जैसे मान लो मैं सेब की खेती यहाँ करना चाहूँ तो ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके लिए अनुकूलित वातावरण नहीं है ना। यानी उसकी वृद्धि के लिए एक आवश्यक जो है वातावरण है वो जो है समुचित होने चाहिए। जबकि जंतु ऊतक जो है अपने आप को एडजस्ट करने की क्षमता रखता है ना भाई, यानी समायोजित करने की क्षमता रखता है। जंतु जो है पौधों की अपेक्षा ऊर्जा का अधिक उपयोग करते हैं, ये हम सभी लोग जानते हैं कि पौधे जो है उत्पादक होते हैं और जंतु जो है उपभोक्ता होते हैं, है ना। तो जो ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं, है भाई, तो जंतु ऊतक होंगे। पौधों के कुछ ऊतक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं, यानी उनमें हम लोग सभी लोग देखते हैं, है ना भाई, चाहे वो 50 साल क्यों ना हो जाए, 100 साल क्यों ना हो जाए। यदि हम एक पीपल के पेड़ का उदाहरण देखें तो पीपल के पेड़ में जो पत्तियों निकलने का जो क्रम है वो जीवन भर चलते रहता है ना भाई। जबकि जो है मनुष्य की या जीव की जो एक निश्चित समय के पश्चात जो है उसकी जो है ऊतक बनना या कोशिकाओं ऊतकों का जो निर्माण होना, है ना भाई, या अंगों का जो है निर्माण होना, वो जो है एक विशेष सीमा तक के रुक जाती होती है। विभाज्य और अविभाज्य क्षेत्रों की कोई निश्चित सीमा नहीं होती, ये जंतु ऊतक में हुए, है ना। तो इस प्रकार से हमने दोनों ऊतकों के बारे में, जंतु ऊतक और पादप ऊतक, इन दोनों ऊतकों के बारे में हम लोगों ने देखे, है ना। तो आप लोगों को समझ में आया दोनों ऊतक, जंतु ऊतक और पादप ऊतक, है ना। चूंकि गणित का क्लास भी प्रारंभ होने वाला है और गणित वाले सर भी वेट कर रहे होंगे। केवल 2 मिनट का समय शेष है ना। और आप लोग कहीं नहीं जाएंगे, इसी में आप लोगों को गणित की भी पढ़ाई होंगे,
इसी सेक्शन में इसी जो है जुड़े रहेंगे, है ना। सर नहीं जुड़ पाए हैं क्या? युगल सर नहीं जुड़ पाए हैं क्या? ऋतु रानी? नहीं जुड़े हैं लगता है। अच्छा अच्छा, चलिए मैं उसको फोन कर देता हूँ, है ना भाई, आप लोग बने रहेंगे। अच्छा, तो ये दोनों चीज समझ में आया, जंतु ऊतक और पादप ऊतक। सर हाँ, कल के लिए एक होमवर्क है आप लोगों का, है ना। कल होमवर्क मैं इसी से संबंधित लूंगा, जिसमें आप लोगों को जो है जंतु ऊतक और पादप ऊतक का एक एक स्लाइड आप लोगों को प्रदर्शित करना है, दिखाना है। चाहे आप पेड़ के पत्तियों का दिखाएं, काट, है ना भाई, या जो उसमें जंतु में स्लाइड आप लोग बना लेंगे, मेढक उढ़क को पकड़ लेंगे। अच्छा, आप लोग क्या करना, जो प्याज की जो क्या बोलते हैं स्लाइड, उसको कल आप लोग प्रदर्शित करना भाई। प्याज की जो ऊपरी जो परत होती है ना भाई, जो झिल्ली नुमा होती है, उसका एक स्लाइड बना करके, है ना भाई, किस प्रकार से उसमें क्या क्या हमको दिखाई देते हैं, उसकी संरचना आप लोगों को बना करके दिखाना है। प्याज की झिल्ली की स्लाइड बनाना, बना लेंगे भाई। पहले आप कैसे बनाएंगे सर इसको? आए, कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। प्याज को छिलना, प्याज के जो है ना भाई, प्याज का जो छिलका निकलता है, समझ रहे हैं ना, उस छिलके के ऊपरी वाले भाग को, है ना भाई, अ, आप जो है चिमटी की सहायता से उसके जो पन्नी जैसे निकलता है, ऊपर का जो सफेद नुमा जो निकलता है, प्लास्टिक नुमा जो निकलता है, उसको जो है आप एक छोटे से स्लाइड में, स्लाइड मतलब एक कांच का जो रहता है, घर में उपस्थित मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे, छोटा मोटा कांच का टुकड़ा। रहेगा सर। हाँ, वो, हाँ होगा तो। उसमें रख, हाँ उसमें रख करके देखेंगे का, है ना भाई, प्याज के झिल्ली की स्लाइड बनाना। और क्योंकि सूक्ष्मदर्शी तो आपके पास नहीं है अभी, तो सूक्ष्म वाटर लेंस दूरदर्शी बना सकते हो कि नहीं बना सकते? वाटर लेंस दूरदर्शी बनाने के लिए मैं आप लोगों को बताया था, वाटर लेंस सूक्ष्मदर्शी, वाटर लेंस दूरदर्शी। हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरी बात जी? मेरे को वाटर वाटर लेंस, डिजाइन नहीं आता, नहीं आता। बना के वाटर भेजेंगे। लेंस, वाटर लेंस दूरदर्शी, वाटर लेंस सूक्ष्मदर्शी बनाना नहीं आता। इसकी जो है क्रिया विधि आप लोगों के पुस्तक में दी हुई है, और इस पाठ को मैं पढ़ा भी चुका हूँ, क्योंकि इस प्रकार से प्रकाश वाले में, प्रकाश वाले चैप्टर में। ऋतु रानी, कुछ याद आ सर। रहा है? वाटर यस सर। लेंस दूर, है ना, किस प्रकार से बनाते हैं, हाँ। किस प्रकार से वाटर लेंस और वाटर सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी बनाते हैं। और सूक्ष्मदर्शी से ही इसको देखोगे कि इसको प्याज के जो स्लाइड आप लोगों को मैं बनवा रहा हूँ, है ना, उसमें आप लोगों को देखना है, और उसकी संरचना आप लोगों को कैसे दिखाई दे रहे हैं, उसको आपको कॉपी में बनाना है। समझ में आ रहा है? कल का आप लोगों को काम है ना, 1 घंटा, आधा घंटा समय देना, है ना, और उसके ऊतकों को अलग करने का प्रयास करना, इसके प्याज की जो झिल्ली है ना भाई, उससे, है ना। जंतु का नहीं दे रहा हूँ, नहीं तो मेढक पकड़वा देता आप लोगों को मैं, है ना। हम लोग खूब मेढक पकड़े हैं, जिस समय हम लोग पढ़ रहे थे। मेढक हैं, है ना भाई, और केकड़ा हैं, इसको पकड़ करके हम लोग देखते थे। वाटर लेंस दूर सूक्ष्मदर्शी जो है, आप लोगों को बना करके देखना है, जिसमें आप लोगों को क्या क्या लगेंगे। एक फ्यूज बल्ब, है ना, जो गोल वाला बल्ब होता है, टार्च में लगा रहता है ना भाई, वो डिवाइडर है ना। ये पूरा क्रियाकलाप आप लोगों को पेज नंबर 92 में मिलेंगे,
है ना, उसी की सहायता से आपको स्लाइड को देखना है, क्योंकि अभी आप विद्यालय में नहीं है। विद्यालय में नहीं है तो आपको अभी सूक्ष्मदर्शी देखने को तो नहीं मिलेगा, है ना। कितने दिन का समय लेंगे इसको देखने के लिए? अच्छा, सर नहीं जुड़ पाए हैं क्या जी अभी तक के? सर। चलिए मैं उसको फोन कर रहा हूँ, है ना। समय उनका हो गया है भाई। 4 बजे उन्होंने समय दिए हैं और इसी लिंक में रहने के लिए बोले, और जो है हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो एक बार उनको मैं रिंग करके देख रहा हूँ। बन जाएगा ना वो स्लाइड में जिसके जिसकी चर्चा कर रहा था मैं। हेलो रितु रानी, सर। देख लेंगे। सर कोशिश करूंगी सर बनाने की। हाँ नहीं नहीं, बिल्कुल वही मैं बोल रहा था कि कोशिश करना है आप लोगों को। वत्सला, हेलो सर, हाँ, कैसे हैं? हाँ, एक मिनट एक मिनट, मैं थोड़ा सा ये सर को बता दूं। आज लैपटॉप थोड़ा सा घूम रहे हैं गोल गोल है ना, जैसा उन्होंने बताया कि गोल गोल घूम रहे हैं सर जी, थोड़ा सा वेट करेंगे, है ना। और मैं तुरंत ज्वाइन हो रहा हूँ, फिर स्टार्ट करूंगा ऐसे कर करके। अखिल बन जाएगा भाई आप लोगों से वाटर लेंस सूक्ष्मदर्शी? देखूंगा सर, बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। हाँ बिल्कुल बनाना, बड़ा अच्छा लगेगा, है भाई। और छोटे छोटे चीजों को आप फिर देखने लग जाओगे, है ना भाई, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा कि, है ना भाई। मछली उछली खाते हो कि नहीं अखिल? सर खाते हैं। हाँ, एक आध दिन मछली पकड़ करके ना उसके जो है ऊतक को, है ना भाई, निकाल करके स्लाइड में रख करके देखना किस प्रकार से, या उसके जो ऊपरी वाला जो सल्क होते हैं, सल्क समझ रहे हो ना, जो निकलता है हम्म, छिलका, छिलका निकलता है, चकता चकता जो गोल गोल निकलते हैं जी। मैं खाता नहीं हूँ फिर भी तुम लोगों को बता रहा हूँ मैं, है ना। मछली का जो, जी सर। है ना, जी। हाँ, हाँ, उसको देखना, है ना। एक आध दिन मेढक पकड़ करके देखना, मेढक पकड़ करके उसके जो चमड़ी वाले हिस्सा होते हैं, है ना, उसको जो है काट करके स्लाइड में रख करके देखना किस प्रकार की संरचना दिखाई दे रहे हैं। ऐसे छोटे छोटे चीजों को हमको जब हम आगे पढ़ेंगे ना, साइंस में आगे बढ़ेंगे, है ना, तो इन्हीं सब चीजों का प्रैक्टिकल होता है। जब आगे 11वीं में 12वीं में जाओगे, कॉलेज में जाओगे, तो जीव विज्ञान कहीं ले ले लिए आप, है ना, या मान लो आपको कहीं डॉक्टर बनना है, तो यही सब चीज तो कराते हैं भाई वहां पर भी, है ना, कि कोशिकाओं के बारे में, कि कौन से ऊतक में क्या, अच्छा, बीमारी पकड़ते हैं डॉक्टर लोग, तो कहीं न कहीं ऊतक को ही वो अध्ययन करते हैं, ऊतकों का ही एक अलग सा चैप्टर होता है ना। तो ये बहुत सारा चीज है जिसको हम छोटे चीजों से सीख करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आगे की कक्षाओं में, है ना। आगे की कक्षाओं में उनको और विस्तृत रूप से हमको पढ़ने को भी मिलेंगे, लेकिन ये सब छोटी चीजों को भी जानना जरूरी है। ये अभय पांडे कौन है भाई, आज नया जुड़ा है दिख रहा है मेरे को, अभय पांडे। हेलो, हाँ, हाँ सर, मैं अभय पांडे का पिताजी बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, नमस्कार सर सर जी, मैं उसकी नमस्कार। क्लास को अटेंड करता हूँ सर, उनकी बच्चे के लिए अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। रिक्वेस्ट था आपसे मेरा। जी जी जी। सर ये आप लोगों ने एक शर्मा जी का इंग्लिश क्लास का एक ग्रुप बनाया हुआ है 2 बजे का।
हाँ हाँ, स्पोकन इंग्लिश का है ना। हाँ जी, वो तो उसमें मैं तो ऐड हो गया हूँ। जी 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 जी। मैं एक वो 10 बजे जो नवोदय का आपने एक क्लास चालू करवाया 10 से 12 का। हाँ 10 से 11, 11:30 तक के रहता है वो क्लासेस जो है। हाँ सर, उसमें भी मेरे को ऐड होना था सर, उसके लिए बच्चों के लिए मेरे को। जी जी, मैं उसका लिंक आपको भेज दूंगा। मेरे में नंबर आप जो मेरे नंबर नोट कर लेंगे, 98930। 1 मिनट सर, 1 मिनट। जी जी जी। फिर से रिपीट करेंगे सर? 98930 98930 41 41 675। 675। मैं रिपीट कर रहा हूँ सर एक बार। जी ओके। 98930 98930। 41675। हाँ 41675। जी जी, आपका शुभ नाम युगल सर है सर? नहीं, मेरा शुभ नाम दया साहू लिखता हूँ मैं। युगल सर अच्छा, अभी सॉरी जुड़ने वाले सॉरी सर, हैं। दया सर। हाँ, मैथ्स क्लास में भी जुड़ने वाले हैं अभी। ठीक है सर, मैं इसमें आपको अपना डिटेल भेज दूंगा, इसको वो नवोदय हाँ वाले हाँ। ग्रुप में ऐड कर दीजिएगा सर। जी जी जी, ओके। धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू सर। एक और हमको नया दिखाई दे रहे हैं इसमें, दुर्गा चंद्राकर। ये कहाँ से है? हेलो। दुर्गा चंद्राकर कहाँ से हैं भाई आप? चलिए, उन तक के शायद आवाज नहीं जा पा रही है। बाकी सभी हमारे रेगुलर क्लास अटेंड करने वाले हैं। तो गणित के क्लास जो है अभी आप लोगों को प्रारंभ होंगे, जिसमें आप लोगों को पढ़ेंगे प्रतिशतता का प्रयोग, अनुप्रयोग, है ना। इम्प्लीमेंट ऑफ परसेंटेज। हाँ, इसमें अखिल क्या क्या पढ़ लिए भाई? प्रतिशतता में क्या क्या पढ़ लिए? चक्रवृद्धि ब्याज भी पढ़ रहे हैं अभी हम लोग। अच्छा, नॉर्मली सिंपल जो इंटरेस्ट। पढ़ते रहते बेसिक, अच्छा, बेसिक चीज पढ़ रहे हैं ना, ठीक, बहुत बढ़िया। ठीक। बैंकों में कैसे है वो लोन। आए। हम लोग को सर वो लोन कैसे पढ़ा रहे थे सर, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे थे। हाँ हाँ, नहीं, बहुत बढ़िया। कॉन्सेप्ट क्लियर होना ही भैया, है ना। कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं हो पाएगा, है ना, तब तक के कहीं प्रश्न को हल करने कहीं आ गए। इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। हाँ, क्या क्या पढ़े हैं बताओ तो मेरे को थोड़ा सा। हम परसेंटेज लोग उसमें उसमें क्या बोलते हैं, छूट वगैरह पढ़ लिए हैं, बट्टा, डिस्काउंट। नहीं, नहीं अभी तो वहां पहुंचे नहीं है। अभी ना हम्म। बस साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज थोड़ा थोड़ा पर ईयर का, वही हम्म। पढ़े हैं अभी। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक ठीक। ओके सर, ओके। हम्म। चलो, मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, बताएंगे मिश्र धन क्या है? डिम्पल साहू। क्योंकि सर के जुड़ने तक के मैं क्लास को जारी रखूंगा। सर जैसे ही जुड़ेंगे आप लोगों का मैथ्स से क्लास लेंगे। डिम्पल साहू, हेलो। मिश्र धन क्या होते हैं बेटा, बताओ तो। अच्छा, इसको मैं शेयर को बंद नहीं किया हूँ ना। ये साइंस क्लास के शेयर बंद कर देता हूँ पहले। डिम्पल साहू, सुनाई दे रहा है बेटा आपको? डिम्पल। चलिए, वो भी शायद उनको भी सुनाई नहीं दे रहा है। अ, आयुष साहू, ये कहाँ से है भैया? आयुष साहू, सुनाई दे रहा है आयुष? हाँ, कहाँ से है? हेलो सर। हाँ हाँ हाँ, सर, डिम्पल बोल रहे हैं। मूलधन और ब्याज को जोड़ने से जो प्राप्त होता है उसे मिश्र धन कहते हैं। हाँ हाँ, मूलधन
और ब्याज को जोड़ने पर जो प्राप्त होता है उसको हम मिश्र धन कहते हैं, है ना भाई। और मिश्र धन पर, है ना भाई, हाँ कहीं सर, ब्याज कहीं मिलने लग जाए, है ना भाई, ब्याज लग जाए तो वही आगे चल करके क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। जी सर, वही जो हम लोग उधारी लिए रहते हैं ना, उसमें पूरा ब्याज जोड़कर जब हम उनको वापस है ना, तो उसी धन को बोलते हम्म। हैं, धन कहते हैं। हाँ, और मिश्र धन में कहीं फिर ब्याज लगने लग जाए तो वही आगे चल करके क्या कहने लग जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज। बहुत बढ़िया, है ना भाई। तो मूलधन, है ना भाई, दर, समय, ये सब लोगों को पता है ना, मूलधन क्या है ना भाई, कि दर क्या है और समय अवधि क्या होती है ना। मूलधन जिस मूल्य पर हम कोई, है ना भाई, उधार लेते हैं या उधार देते हैं, जिस जिस मूल्य को, वो हमारा प्राइम मनी या कहलाता है। प्राइम मनी मतलब मूलधन, है ना। और जिस दर पे, है ना, हमको वो एक निश्चित समय के पश्चात, है ना भाई, मूलधन के अतिरिक्त जो पैसा हमको वापस करता है वो ब्याज है। और जिस अवधि तक के लेता है ना भाई, जिस अवधि के अंतर्गत वो हमको वापस कर देता है वो उसकी समयावधि कहलाती है, जिसको हम टाइम से जानते हैं, है ना। टाइम। और टाइम। हाँ, और रेट, रेट, रेट वही हाँ, जो देते हैं प्रति, उधारी, पर वो चाहे कितना हाँ, पैसा। हाँ, रेट प्रति 100 में से, है ना, प्रतिशत, प्रति 100 में रुपया। हाँ, प्रति 100 में रुपया, हाँ, है ना भाई, यानी 100 में कितना रुपया, वो कहलाता है उसका दर। मूलधन का सूत्र क्या है उसका सूत्र क्या है चक्रवृद्धि ब्याज का, कोई बताएंगे। जी सर, पी गुणित, नहीं, पी कोष्टक R/100 कोष्टक बंद, उसके ऊपर T -1। माइनस 1, है ना, चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र, है ना। ठीक, चलिए मैं जो है आप लोगों के लिए पेंट ब्रश खोल लेता हूँ, फिर हम गणित के कुछ सवालों के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना, जिसमें आप लोग बट्टा पढ़े हो, बट्टा, बट्टा से मैं आप लोगों को बताऊंगा, बट्टा, तो नहीं पढ़े। डिस्काउंट जी, डिस्काउंट। अच्छा, डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, छूट, छूट समझ रहे हो छूट। ना, जैसे, है ना, आप लोग दुकान दुकान जाते हो तो दुकान में लिखा रहता है 25% छूट, 10% छूट, 90% छूट, ऐसा लिखा रहता है, लिखा रहता है ना। हेलो, अखिल, कहाँ चले गए भाई। हाँ, 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 तो जो छूट होता है वह मुख्य रूप से, है ना, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का जो डिफरेंसेस होता है ना। अंकित मूल्य, ध्यान देना, और विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, ये सब लोग तो जानते हो ना, लाभ हानि की, इसको भी बताना पड़ेगा बेसिक चीज को। सीपी प्राइस, है ना भाई, एसपी प्राइस, सीपी, एसपी, अकेल, सीपी क्या है भाई। हेलो, सर, सीपी क्या है, सीपी, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य जिसे हम बेचते हैं उसे विक्रय मूल्य कहते हैं, और क्रय मूल्य मतलब खरीदना। हाँ, क्रय मूल्य मतलब खरीदना, खरीदी के मूल्य को हम क्रय मूल्य कहते हैं, और जिस, विक्रय मूल्य मतलब बेचना। हाँ, हाँ, विक्रय मूल्य मतलब बेचने, बेचने कोई वस्तु किसी, हम भाई, जिस मूल्य पर बेची जाती है उसे उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं। और, है ना भाई, जिस किसी वस्तु को जिस मूल्य पे
है भाई, खरीदी जाती है, खरीदी के मूल्य को कास्ट प्राइस बोलते हैं, है भाई, जिसको हम क्रय मूल्य के नाम से जानते हैं। सीपी मतलब कास्ट प्राइस और एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर हमको दो चीजों को समझने हैं, यदि हम बट्टा को या डिस्काउंट को जानने हैं तो, है ना, छूट को जानना है तो। छूट से तात्पर्य, है ना भाई, एक कहा जाए अंकित मूल्य पर, है ना, कोई दुकानदार अपने ग्राहकों को लुभाने के लिए, है ना, एक कहा जाए एमआरपी, जिसको बोलते हैं एमआरपी, समझ रहे हो, एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, है ना भाई, या खुरदरा के जो अंकित मूल्य होते हैं, हर सामान को जो है सरकार जो है उपभोक्ता संरक्षण नियम के अनुसार से हर सामान में जो है अंकित मूल्य लिखना अनिवार्य कर दिए हैं, है ना। तो उस अंकित मूल्य पे, है ना भाई, दुकानदार जो है अपनी सुविधा के अनुसार से ग्राहकों को लुभाने के लिए क्या करता है, 10% का छूट, 20% का छूट, इस प्रकार से वो जो है लुभावनी विज्ञापन देते हैं। और लुभावनी विज्ञापन में जो उनका वास्तविक जो विक्रय मूल्य है वो छुपा हुआ होता है ना भाई। तो उसी वास्तविक विक्रय मूल्य में वो जो है अंकित मूल्य को, अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य जो उसका वास्तविक विक्रय मूल्य रहता है उसको घटा देते हैं, तो वो छूट की जो है हमको प्राप्त हो जाती है। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जैसे मान लो कोई दुकानदार कह रहा है कि, है ना, 200 रुपये का कोई वस्तु ले रहे हैं, कोई सामान ले रहे हैं, है भाई, उसमें 10% की छूट। तो बताओ भाई, वास्तविक रूप से उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, या उस सामान का विक्रय मूल्य कितना होगा, कितने पैसे आप लोग देंगे? मान लो दुकान गए हो और 200 में 10% की छूट दे रहे हैं। 90, 190, 190। हाँ जी सर। 190, कितना होगा बताओ? कौन बताएगा भाई? 190 रुपये होगा जी। वही तो होगा क्या सर? अच्छा, तुक्का मार दिए क्या रे? तुक्का नहीं मारा हूँ सर। अच्छा, 200 का 10% कितना? कितना रुपए होगा भाई, कोई बताएंगे? 200 का 10% कितने रुपए होगा? 100। हाँ, 200 का 10%, कौन बताएगा? वत्सला, चलो 50 बताओ। 200, 20। देखो, हाँ गुड, ठीक, 200 का 10% 20 रुपया होगा, तो 20 रुपए का छूट मिल गया उसको। तब उस वस्तु का वास्तविक जो विक्रय मूल्य है वो कितना बन जाएगा वत्सला? ठीक तो जा रही हो भाई? सर अब 200 में 10% का छूट मिल गया, है ना, यानी 20 रुपए का छूट मिल गया, सिंपल सी बात। तो 200 में 20 रुपए का छूट मिल गया, तो उस वस्तु का, है ना भाई, 180। हाँ 180 रुपया। अब आया अखिल समझ में? एक सौ कौन नब्बे जाएगा? रुपया होगा, 190 नहीं रुपया सर, होगा। नहीं सर, अपना हाँ। हानि नहीं करेंगे हम लोग। 10 रुपए ज्यादा दे देना, नहीं दुकानदार को, है ना भाई। दुकानदार को तो अच्छा ही है। दुकानदार को अच्छा लगेगा। चलो ठीक है, आपके जो है हमारे गणित के, है ना भाई, शिक्षक भाई आ गए हैं, भाई युगल किशोर राजपूत जी, है ना भाई, आप लोगों का गणित का जो है क्लास कंटिन्यू करेंगे, है ना।
आ, चलिए बच्चे जुड़ चुके हैं भाई, है ना, आपका वो नमस्कार इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार अरे नहीं हाँ सर, आज नमस्ते। गोल गोल घूम रहा है, ले दे के चालू हुआ है, क्या प्रॉब्लम हाँ था हाँ पता नहीं नहीं। नहीं नहीं, आज अभी सुबह से चल रहा है, आज नवोदय क्लास का भी चल रहा था और आज दिन भर चला है, बच्चों की अटेंड करते हैं ऑनलाइन हाँ क्लास। हाँ अखिल सैन, कैसे प्रतिशत नहीं बता पा रहे हो यार, ये तो अच्छी बात नहीं है यार। हैं? बता रहा फिर यार हूँ। इतना दिन का प्रतिशत फिर तो गड़बड़ा रहे हो आप यार, प्रतिशत का खेल है यार। हैं? कैसे प्रतिशत बताया था ना, आप बोला किसी का भी का बोल दिया, जैसे 200 का सर बोले हैं ना, का तो गुड़ा का कितना परसेंट बोले हैं, 10%। तो 10% में 10/100 सीधा उत्तर। 10 सौ एकम 100 दूनी हो जाएगा 10 20 रुपए। क्या बोल रहे हैं ना, कहीं भी हो मान ला तो ये है। उतना रिजल्ट का पूरा परसेंट निकाले थे ना उस दिन अपने विषयों का, 200 नंबर का परीक्षा हुआ है ना भाई, और आप 175 नंबर पाए हो, तो चलो कितना परसेंट आया आपका। निकालिए, प्रतिशत निकालने को उतना ही कम कर दो, टोटल निकल जाता है, बताइए सर आप कितना स्पीड बोलिए प्रतिशत सर। आए। 200 नंबर आप पाए हो गणित में, ये 200 पूर्णांक है इसका, 200 पूर्णांक है। पढ़ पाए हैं। 75 नंबर आपको मिला है, तो बताइए प्रतिशत कितना प्रतिशत आया आपका, सर पूछ रहे हैं प्रतिशत, रुको सर, बता रहा हूँ। बताइए। मैं तो रुका हूँ, कहाँ हूँ यार, रुका रुका तो दिन भर हो गया, ठहरे हुए पानी है। 87.5। 87.5। 87.5। 80.5 आया है, सॉरी। चलो निकाल के देखते हैं। तो प्राप्तांक बटे कितना होता है, पूर्णांक 175/200 गुना 100। पूरा 100, और 1/100 जो बचेगा वो किस रूप में बदल जाएगा, प्रतिशत के रूप में बदल जाएगा ना भाई, इसका रूप। तो चलिए 100 ये 2 कट गया, और हो जाएगा एकम, 100 एकम 100 दूनी। तो चलिए 70 में 2 का भाग दो, 2 अट्ठे 16, हासिल आइए 5, 2 सत्ते 14, एक में नहीं जाएगा, एक दशमलव एक बचा, वो दशमलव 10 भाग में बढ़ जाएगा। और दो किसका आया। मेरा सर। लकी सेन। ऋतु रानी। 10%। ऐसी बड़ी तो ऐसा कहाँ कठिन लगता है, नाम से आपको स्पष्ट होना चाहिए, बस वही पर उलझा रहता है वो, और आप तो कठिन बना देते हो। हैं? ऐसा क्यों करते हो। चलिए पार प्रश्नावली में आइए, जो प्रश्न कल पूछ रहे थे उसको बताइए, हल कराते हैं। चलिए क्या प्रश्न कल कठिन लग रहा था आपको। हाँ, सर कल तो मैं बताया था कि 6 माही, तिमाही, चौमाही उसको तो बता दिए थे आप। आज हाँ वही वो प्रश्न वाली देखेंगे। इनमें से है, ठीक है, हाँ प्रश्नावली का। तो पहला दूसरा तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, है ना भाई, ज्यादा कठिन नहीं। आपको एक चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए बोलता है, तो आपको पहले साधारण ब्याज मालूम होना चाहिए, है ना भाई। चक्रवृद्धि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो सुन पा रहे मेरे को। आ रहा है अच्छा, सर। समझ आ रहा है। तेरा में कुछ समस्या सामान्य है, उसी उसी को 3 बार सर लिखो। अगर समस्या होगी तो जरूर संपर्क करूंगा। अभी क्या करोगे। नहीं सर, अभी हल करके देखूंगा सभी को। देखते हैं, ठीक है। चलिए 13.3 का पहला प्रश्न क्या पर कितना दिया है,
कितना दिया है? 6। तीन। और आर बराबर कितना दिया है? 10%। चलिए है, चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन ज्ञात करना है। क्या क्या ज्ञात करना है आपको? सी और मिश्र धन। चलिए करिए। मान रखिए सूत्र क्या है भाई चक्रवृद्धि ब्याज का? क्या है चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र? यानी पी बराबर। गुणित हाँ, ना बड़े कोष्ठक के अंदर में 1 प्लस R/100 पी कोष्ठक बंद हाँ बताते कोष्ठक जाओ। बंद। पुस्तक बंद। पी आ जाएगा 1 आर लिख देता हूँ 10/100। फिर इसके घात में टी माइनस 1। ठीक है। ये पी बराबर कितना दिया हमको? 6,000 रुपये हमारे पास। मूलधन हम 6,000 लेके आए हैं उससे उधारी। लाए ना भाई? हम्म, वन आगे दस 10 कितना है? 3 - 1। अब चलिए हल करते हैं। तो क्या हो जाएगा? 6,000 को रहने देंगे। एक जाएगा एक 1/100 एक बट 10 का घात 3 - 1। फिर हल करेंगे हो जाएगा 6,000। ये हो जाएगा पूरे की ऋण 40। इसका कितना आएगा? 3 बार निकालेंगे तो 331 1331। 1,331 है ना भाई? तो ये हो जाएगा 31/1000। 500 ठीक है। कितना हो जाएगा? क्या सर हो 10 जाएगा? हाँ 10 बचेगा 1,331/1000 सर 1। हाँ ये शक्ति में परिवर्तन के आधार पर यदि अर्थव्यवस्था वहां पास तो 100 आएगा क्या? 1331/100 मेरा आंसर सर नहीं 1000। 1,000 की भी घात 3 है। तीनों का घात निकालेंगे बेटा इतना ही आएगा ये, है ना? अब फिर ये क्या हो जाएगा? 6,000 रह गई 1,331 माइनस कितना हो जाएगा? 1,000/1000। 31,000 हाँ हो जाएगा 6,000। अंदर में क्या बचेगा भाई? कोष्टक 33/1000। 331। 301 1000। 1,000 अब इसमें से जाएगा ये आ जाएगा 6। तो 331 गुणा क्या हो जाएगा? 6। 331 बराबर गुणा 6 बराबर है 1,980 रुपया। ये क्या हो गया भैया? ये ब्याज है ना भाई? ये क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज है। हमको ज्ञात याद करना है। 6,000 में हाँ तो इसी को जोड़ेंगे। हाँ परिवर्तन के हो जाएगा मिश्र धन। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? जय सर का माइक चालू है। 7,980। मेरी बात समझ रहे हैं? कार्य शक्ति में जो क्षेत्रवार परिवर्तन होता है उस क्षेत्रवार मूलधन प्लस क्षेत्रवार भागीदारी में जो परिवर्तन और क्लास चल रहा है ऑनलाइन क्लास? मेरी बात समझ रहे किसका? और कहीं क्लास चल रहा है क्या? जी सर। हो जाएगा 86 और तो जाएगा 6,000 धन 7,980 हो जाएगा। 1986 हो जाएगा ये 7,980 रुपया हो जाएगा।
बन जाएगा टाइप का प्रश्न। कहाँ कठिन है इसमें बताओ आप लोग। आया सब समझ आया है। आया? फिर नया लेते हैं पेज। चलिए अगला देखो। इसमें फिर क्या दिया है भाई आपको इसी में? 20,000 वाला। कौन सा प्रश्न बताना, बताओ ना आप लोग, कठिन क्या लग रहा है? ये हेलो। दूसरा हाँ का वो तीसरा। सलमा का दूसरा का प्रश्नावली 13.1। 13.1। हाँ ऐसे बताओ पढ़ने में। तेरह ये दशमलव दूसरा का एक का दूसरा का तीसरा। 120 वाला। 5,120 पर 2 वर्ष के लिए नहीं नहीं, ये 5,120, हाँ वही वाला। 5,120 वाला डिमांड। सब लोग ध्यान से देखिए, जितने बच्चे भी जुड़े हुए हैं, पढ़ने में मजा आएगा, समझने में भी मजा आएगा। ठीक है। क्या क्या चाहिए बेटा आपको? रियाज निकालने के लिए हमारे पास दोगे? पार्टिसिपेंट तो कम हो गए। तो उससे क्या होता फ्री है? पढ़ जो पढ़े, चलो उसमें मत, है ना? जिनका पढ़ेंगे बाकी को क्या करना होगा ना। तो ध्यान दीजिए, हमको क्या चाहिए बेटा? पी। पी कितना दिया है? 5,120 रुपए, है ना भाई? और समय टी बराबर कितना दिया है? 2 वर्ष। और क्या चाहिए हमको? दर कितना दिया है भाई? बताएंगे। दर बराबर आर बराबर कितना दिया है? बोलते जाएंगे। 12.5%, है ना भाई? बोल सकते हैं 12.5%। और क्या ये है? मिश्र था। सामान्य भिन्न बनाएंगे, है ना भाई? तो 12 दूनी 24, 24 और 1 25% ठीक है। समझ में आ रहा है ये वाला बात कि नहीं आ रहा है? बात सकते हैं। 12 25 सही 1/2 बटा को दो 12 लिख सकते हैं ना। अब तुल्य चलिए, दिए। हाँ भिन्न है ना। ये हो जाएगा मिश्र धन बराबर हो जाता है मूलधन धन 1/1 दर बटा 100 पूरे की घात होता है क्या? समय। क्या होता है? मार रख देते हैं। अब मार रखे भाई 5,120 में ये हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया माइनस सूत्र में? महीने माइनस एक भी अच्छा, है। मिश्र धन है ना। ये हो जाएगा। हाँ दर कितना है? दर कितना है भाई? 25/को 2 गुणा 100। समझ आया। फिर 5,120 एक कितना हो जाएगा? 200 10 25 200 ये। और इसको 5,000 5,020 को और मैं कैसे कर सकता हूँ भाई? ये हो जाएगा एक धन एक या एक आ जाएगा 200। होगा कि नहीं होगा? है ना भाई? पूरी घात 2। तो चलिए इसको हल कर 5,120 ये हो जाएगा 200 प्लस और हल कर सकते हो आप लोग। सरल करिए चलिए। 200 में किसका किसका भाग जाएगा भाई? 5,120 में एक धन
25/200 को हल करिए। जी 25 है पूरे की घात 8 200 है ना। हाँ, अब देख 5120 हो जाएगा 8 धन 1/8 पूरे की घात 2। अब इसको हल करते हैं तो हो जाएगा 5120 हो जाएगा 9/8 पूरे की घात 2। ये हो जाएगा 5100 का 9 निया 81 अब 8 अट्ठे 14। अब इसको हल करो चलो। ये कट जाएगा, किसी न किसी से कट जाएगा, कटाओ। 80 9 या में 81 9 2 से काटे सर 2 से कट 80। हाँ, काटते जाओ काटते जाओ। सर 80 आ गया। 64 का भाग तो 5100 यार जल्दी जल्दी 5120 के 64 का भाग दो तो 512 पड़ेगा। अब एक और संख्या ले लेते हैं 512 64 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो ये 512 से ना हो। चलो पढ़ो 3 बार जाए, कितने बार जाएगा ये करो। ये 80 बार सर 80 बार। 80 बार, गुड वेरी गुड। ये हो जाएगा 9/8 और या 9/8 इसको भी कर सकते हो। ये कितने बार जाएगा 80 बार जाएगा। 64 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 80 बार भाग देंगे तो ये का बचा 81। अब बताओ कितना आया। ये हो जाएगा 6480 रुपए हो जाएगा। ये देखो एक बार में साधन निकल गया भाई, इसमें अलग चक्रवृद्धि ब्याज नहीं निकलेगा, सीधा दूरते निकलता। नहीं मीटिंग चालू है, चल रहा है। क्या चीज चालू नहीं होता वो मैं उसमें आप टच ना आना चाहिए बेटा। आप लोग सब बच्चे जुड़े हैं। शुभम तो एक जन और जुड़ना चाहते हैं बेटा उसको जोड़ दो। शुभम कुमार साहब भेज दिया लिंक। ये चलिए आप तो गया था जुड़िए, दया साहू लिखा उसमें। चलिए बेटा आप लोग आ जाइए। ये समझ में आया कि नहीं आया, कहाँ कठिन लगा इसको हल करने में। कहीं नहीं लगा सर। सर लेकिन ना मैंने ये इसको ना चक्रवृद्धि के सूत्र से निकाली तब भी निकल रहा था सर। निकल तो जाता है अलग अलग वर्षों में निकल। अच्छा उसमें यस चक्रवृद्धि सर। ब्याज निकलेगा। हाँ उसमें सीआई निकलेगा, वो भी सही है, वो गलत नहीं है। माइनस वाला बोल रहे हो ना, तो उसमें से यस ब्याज सर। निकलेगा। हाँ ब्याज निकलेगा। उसमें हम किस देंगे, किसमें, मूलधन में। तो इतना ही यस पैसा सर। आएगा। ठीक है वो भी ठीक है। आप समझ सर रहे सुनो ना समझने का प्रयास करो। सर आपको ब्याज निकालो। हाँ बेटा बताओ ब्याज कैसे निकालोगे आपके ऊपर है। हाँ बोलो। सर मेरा सुनो तो ये जो शुरू शुरू में बताए हो आप 5120 1+25/2 × 100 स्क्वायर, उसके बाद उसमें 200 प्लस 200 नीचे लिखे वो सही है, फिर 200 में वो 25 टाइम इसको ना जल्दी ले आया था रे। ऐसा आता है ये जल्दी ले आया था। अरे यार सुबह में मत दो भाई। हाँ ये इसको मैं जल्दी ले आया था, इसको अभी थोड़ा भूल जाओ कुछ समय के लिए वाला पर। ठीक है सीधा हल कर दिया, बच्चे समझ बाद में समझा कि नहीं बच्चे को ज्यादा कठिन हो जाएगा तो मैं इसको लाया हूँ। ठीक है ये आएगा इसके बाद।
फिर 200 क्या हो जाएगा इसका लघुत्तम, इसके बाद क्या है? इसके बाद ये आएगा 200, इसका लघुत्तम निकलेगा, फिर एक है इसके बटा में एक आएगा, तो एक का गुणा किसका 200 के साथ करेंगे, 200 आ जाएगा बटे 25, 25 बटे 100। अब इसको हमें हल भी कर सकते हैं, इधर हल इसमें करके 225/200 आता था, आप इसमें बस 25 लिखे हो। मैं कहाँ पहुंच, इसमें तो उसी पास लिखा है, देखो 225। हाँ, मैं यहाँ पर चलो, थोड़ा वेट करेंगे, ठीक है। हमारा प्रश्न क्या है, 5000 पुस्तक के अंदर एक धन 25/200 है, ठीक है, और टाइम है। अब देखिए आगे, ये हो जाएगा 5120, ये कितना हो जाएगा, एक धन 25/200 पूरे की घात 2। अब चलिए यहाँ तक समझ में आया नहीं आया, क्लियर? जी सर, उसी को समझाओ ना। यहाँ तक कहाँ था, निशान मारो तो एक बार। मैं नहीं इसको खत बता रही है। अब मैं बताता हूँ, ठीक है। मैं जी सर। यहाँ साफ साफ देखो, 5120 तुम्हारा मूलधन है, ठीक है। ये हो जाएगा एक धन, क्या हो जाएगा, 25/2 गुणा दर का रहेगा 100 पूरे की घात हो जाएगा 2। ये समझ में आ गया, आप मान रखे हैं। अब देखिए 5120 मूलधन है, ये हो 25/100 गुणा 2 बराबर 200। क्लियर क्लियर क्लियर। जी सर। जी सर। छोड़ देता हूँ यहीं पर। अब देखिए यहाँ उत्तम कितना आएगा, 200 आएगा कि नहीं आएगा, वो 200 आएगा। आप 200, अब 200। हाँ, इसके बटे में कुछ मत लेख है, एक का हम भाग 200 में, देखो लघुत्तम जब आता है क्या करते हैं, हर में हर का भाग देते हैं, है ना भाई, इस हर में इसका भाग देंगे, और जो भाग फल आता है उसका अंश के साथ क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो कितना हो जाएगा 200, और यहाँ 200 में 200 का भाग एक बार जाएगा, तो आएगा ये 25 से कम, 25 पूरे की घात 2। अब बतावे वाला पद समझ में आया कि नहीं आया, समझ में और सरल करूंगा। ये 25, हाँ हाँ हाँ, इसके नीचे करो, नीचे करो, इसके बाद। अब 5120 और ये हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा ये 225। हो जाएगा 225 पूरे की घात 2। अब चलिए ऐसा संख्या का भाग 2 जो पूरे के साथ चला जाए, तब हो जाएगा 25 से 25 9 बार में, 9 बार और में। 25 अट्ठे, हाँ 25 निया और 25 अट्ठे पूरे की घात 2। अब मैं इसको लिखता हूँ 5120 गुणा 9/8 गुणा 9/8 लिख सकता हूँ। 8। जी सर, लिख सकते हो। हाँ, जब इसको हम कटाते हैं तो क्या बच जाता है, ये हो जाएगा 80 गुणा 80 बराबर हो जाता है 6480 रुपया। करके देखते हैं, चलिए सर उस 5000 पास सर कैसे। देखें 8 एकम 8 छक्के 48, 8 छक्के 48, 3 2 3 2, 8 चौका 32, शून्य उतर शून्य बार गया, ये कितना बार कटा एक बार में, गया 640, इसका रोल खत्म। अभी हमारे पास एक आठ और बचा है भाई, बचा कि नहीं बचा है, तो ये जाएगा 640 में फिर हम भाग देंगे 8 64 खत्म, 8 शून्य शून्य, ये भी खत्म हो गया, और कितने बार जाएगा ये 80 बार में, तो देखो बच गया 80। चलो इसमें किसी को समस्या है बेटा, कौन कौन जुड़े हैं, पार्टिसिपेट देख लो एक बार।
डिम्पल शुभम साहू भी जुड़ के हमारे बीच, वत्सल तुरानी है। हाँ बता बेटा, इसमें किसी को समस्या? नहीं सर। नहीं है। जी सर। चलो अगला प्रश्न। सर छमाई तिमाही वाला एक बार फिर से बताओ ना सर। हाँ बता, मेरे को तो आ गया। प्रश्न बताओगे ना तो समझ यस सर। प्रश्न नहीं आएगा। प्रश्न सर से जल्दी दूसरा बता वाला दो, प्रश्न। दूसरे क्लास आए। 13.2 का प्रश्न दूसरा। दूसरा 13.2 का लिमिट से की जाती है। प्रश्न को पूरा पढ़ो। 13.2 का दूसरा अनामिका वाला। हाँ 13.2 है ना? यस सर। 20,000 रुपए जमा करती है। यदि ब्याज की गणना प्रति 6 माही हो तो परिपक्वता पर उसे कुल कितनी राशि मिलेगी? चलिए ध्यान से समझना, ठीक है? मैं देना 1.5 वर्ष में कितना तिमाही होगा? समय कितना टी बराबर 1 सही 1/2, तो कितना तिमाही होगा भाई बताओ? एकम दो, 4/2, 4/2, 3/2। 3/2, 3/2। 3/2। हाँ 2 3/6 माही कितना होगा? 6 माही कितना? 6 3 6 माही नहीं होगा, 3 6 माही होगा भाई। 1.5 साल में कितना 6 महीना होगा? अच्छा हाँ हाँ, 1.5 साल में 15 महीने में। नहीं नहीं नहीं, हाँ समझ नहीं आ रहा सर, ये छमाही तिमाही ये सब क्या है वो नहीं आ रहा है समझ। तिमाही 6 माही समझ में नहीं आता बेटा। देखिए देख, ध्यान से समझना मेरी बात है। इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ, ठीक है? कल तो बताया था यार बढ़िया से यार। पैसे 24,000, ठीक है? यहाँ तक में आया 10% मतलब 10/, समय दिया है 1.5 वर्ष, ना दिया है 1.5 वर्ष, समय 1.5 वर्ष। अब बोल रहा है कि मैं 150 वर्ष बाद पटाने आओगे क्या बोल रहा है? तो नहीं, मैं आपको ब्याज वैसा नहीं दिया हूँ पैसा। ये साफ बोल रहा है कि मैं गणना 6 महीना में करूंगा भाई। मेरे पास तू 6 महीना 6 महीना 6 में आकर हिसाब करवा लेना, लेकिन पटाना का पैसा 1.5 साल बाद पटाना। क्यों वकील, कब पटाने पैसा भाई? 6 महीने। हेलो खसम। वर्ष में सर। हाँ जल्दी से अनम्यूट। 1.5 वर्ष में। हाँ, 1.5 लेकिन हिसाब 1.5 वर्ष में नहीं करना है, 6 माही है। गणना बोल रहा है ना, गणना मतलब होता है गिनती। आप मुझे प्रथम देखो पैसा जनवरी को, ठीक है? देखो 1 जनवरी 20 को मैं पैसा लाया हूँ भाई। अखिल ध्यान समझना भाई, 1 जनवरी 1 जनवरी 20 को मैं पैसा लाया हूँ। अब बताऊंगा इसका 1 जुलाई को, 1 सीरियसली मान। ठीक है? ये पैसा है पहला हिसाब भाई। अब हिसाब मैं कब करूंगा? 1 जनवरी को। कब करूंगा? 1 जनवरी 20 को। अब मैं तीसरा हिसाब करूंगा कब करूंगा? 1 जुलाई 21 को। हाँ, अच्छा का गणना करूंगा, ठीक है? की गणना कैसी है? ये है। अब आगे समझ में देखो,
गणना बोल रहा है, गणना मैं ब्याज 1.5 साल में लूंगा, लेकिन गणना 6 माही करूंगा। हर 6 महीना में तुम आ जाना भैया, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है, हिसाब करते रहना, भूलना नहीं। प्रथम प्रथम अब चलिए पहला यहाँ हिसाब करने जाते हैं भैया। देखो पहला हिसाब करोगे कब? 1 जुलाई 2020 को, 1 जुलाई 2020 को। तो प्रथम 6 माह के लिए ब्याज, चलिए भैया मैं अब 1 तारीख को गया, ब्याज की गणना करने के लिए मैं लिख दिया 24,000 गुणा 10 गुणा बटे 100। यहाँ तक बॉटलिंग भेजाओ। नहीं करे। किसके साथ बात कर रहे हो? हेलो, किसके साथ बात कर? इधर ध्यान दो। 24,000 पड़ा रहेगा, ये हो जाएगा 10 बटा गुणा बटा 100 गुणा 12 दो 12 अरे 12 12 अब कटाफ वो सर अब बताओ, कटाफ मैं तो सीधी स्क्रीन पे 5 बता रहा था। वो मैं डिम्पल साहू जो होम भेजा है उसमें कैसे करते हो आप लोग भाई? मैं स्क्रीन शॉट खींच के रखा हूँ, जब होमवर्क का जांचा हूँ तो अखिल सेन तुम्हारा कापी उनके पास कैसे है? घर के बच्चे है क्या? नहीं सर, पता नहीं ऐसी। डिम्पल साहू भाई उनका कापी क्यों अपलोड किया अपने होमवर्क में? हो जाएगा गुणा 10 गुणा 6 बराबर हो जाएगा 1260। ये देखो भाई, प्रथम 6 महीना इस तारीख को मैं गणना किया। देखो ये मेरा ब्याज के हिसाब, 8 लेन दिए बेटा, आप लोग को तो समझना पड़ेगा। ये पार्ट ना क्रिटिकल है, पैसा कौड़ी वाला मामला है ना, गड़बड़ वाला है। नहीं आया। अब चलिए, अब हम चलते हैं, हमारे पास ब्याज मूलधन निकाल देते हैं। मूलधन कितना था भाई? 24,000 मूलधन है। और ब्याज कितना आया इसका? पहले महीने में माही में आया 1200 ब्याज आया। कितना है? 1200। इसको हम क्या कर देंगे? हम जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा? 0,0,2 और 5 और 2 क्या बन गया? मूलधन बन गया। इसके लिए मूलधन बन गया। इसके लिए क्या बन गया? ये जो पैसा बन गया 25,200 गया। अब जमा नहीं कर रहा है, केवल हिसाब करके आया है, तो अब इसका पैसा बढ़ गया। देखो 25,200 हो गया। अब अगला मूलधन निकालेंगे। मीटिंग खत्म हो गई तो खत्म होने मीटिंग ही नहीं है, ठीक है। अब चलिए भाई, आपका ब्याज बढ़ गया, मूलधन बढ़ गया। मूलधन कितना हो गया? 25,200 गुणित 8, दर उतना ही 10, 6 बटा 12 बटा कितना हो जाएगा? ये 100। चलिए दूसरा 6 माही भाई, दूसरा 6 माही गणना। 6 महीना आप ब्याज की थे, इसका मूलधन ये हो जाएगा 25,200 गुणा 10 गुणा 6 12 6 बटा 12 गुणित हो जाएगा 100। चलिए हल करिए। एक शून्य कट गया, ये शून्य इस शून्य के साथ कट गया। अब हमारे पास बचा 6 एकम 6 दूनी, तो कितना बचा? 252 और एक शून्य भी बचा है। कितना आएगा भाई? भाग देंगे 2 का तो कितना? 1 2 6 1260 1260 1000
60। 1260 इसका आएगा, क्या आएगा? 1260 इसका क्या आ गया भैया? ब्याज। फिर अब इसको जोड़ेंगे, किसमें जोड़ेंगे? 24,000 में कि जो 25,000 में, किसमें जोड़ेंगे? निकालेंगे मिश्र धन। तो हमारे पास मूलधन कितना था? जो इतना मूलधन था और जाएगा 1260। चलिए जोड़िए, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा? 25,200 में 1260 को जोड़ेंगे कितना हो गया ये? 460। अब 1 साल हो गया भैया ये अखिल, 1 वर्ष हो गया भाई। अब अगले वर्ष चलेंगे, अभी गणना पूरा नहीं हुआ है। अब 1 वर्ष, पहले 6 माही में इतना, दूसरा 6 माह इतना, लिए तीसरा 6 माही निकालेंगे तो फिर क्या बन ये पी बन गया 26,460। क्या बन गया? मूलधन बढ़ गया। दर कितना था? 10। और समय कितना था भाई? 6 माही था। ये हो जाएगा 6/12 गुणा 100। फिर काट दो, फिर काट दो, फिर काट दो। और ये 6 एकम 6 दूनी कितना बचा भाई? 6 2 6 4 6 बटे 2 कितना आया भाई? जरा बोल 1300। कितना आया? 1323। अब ब्याज बढ़ रहा है देखो तीसरा 6 माही में। अब मूलधन जी कितना है? तो अब ब्याज निकालो, मिश्र धन निकालो। 2 6 4 6 0 धन 1323 बराबर 27,783। 27,783। ये देखो 24,000 का पैसा 1.5 साल में इतना हो जाएगा। मेरे को बताओ कहाँ समझ में नहीं आया? पहला 6 महीना, दूसरा 6 महीना, तीसरा 6 महीना। 30 दिन जब पटाने जाएंगे तो मैंने पैसा कब लाया? 1 जनवरी को लाया, जनवरी को। तो पहला हिसाब कब होगा भाई? पहला हिसाब कब होगा? 1 जुलाई 20 को। दूसरा हिसाब कब होगा? 1 जनवरी 21 को। और तीसरा हिसाब कब होगा? 1 जुलाई 21 को। इस दिन मैं पैसा पटाने जाऊंगा। इसलिए बोल रहा है कि हर 6 महीना भैया हिसाब किताब कर लेना, बेईमानी मत करना। आखिर बहुत पैसा तुम देते हो, साहूकार हो। देते हो ना? नहीं देते हो? सब लोग अलग अलग पैसे देंगे सर। अलग अलग देंगे, केवल हिसाब करेंगे इसको पैसा लास्ट में। जी जी 6 माही गणना करना। गणना कैसे करना भाई? मैं आना हर 6 महीने में हिसाब किताब करके चले जाना। और कब पटाना? 1.5 साल बाद पटाना। कब पटाना? 1.5 साल बाद। लेकिन हिसाब देखो, पहला हिसाब, दूसरा हिसाब, तीसरा हिसाब। दूसरा हिसाब में कितना बन गया ये पैसा? 1260 ब्याज बना। पहले कितना बना था? 1200 बना था। और तीसरा कब? तीसरा 1323। समझ में? किसी चाय पीने की मिलता है आप लोग। ऋतु रानी, आपका प्रश्न था तो। यस सर। अरे समझ नहीं आ रहा बेटा, क्यों रहा क्या? हाँ सर। ब्याज की गणना समझो ना। ब्याज रे, इस ब्याज को पकड़ पाए। ब्याज में हम पैसा लाते हैं, आप लोग ब्याज नहीं लाए इसलिए आपको नहीं समझ में। मैं ब्याज में लाया, ठीक है। तो दर पूछता है कितना दर में दे भाई? 4% दो रही। ध्यान से समझना। एक चलो एक और ग्राफ बना के दिखाता हूँ आप। हम ब्याज दो प्रकार से लाएंगे, ठीक है। ब्याज के दो प्रकार हैं। ये ब्याज के होते हैं दो प्रकार। कौन कौन से कोई बता? हेलो, हाँ, क्या क्या होंगे? ब्याज होता है एक साधारण, और एक क्या वो ब्याज होता है? वृद्धि चक्रवृद्धि ब्याज।
हाँ, इसका परिभाषा क्या होगा? इसको क्या बोलते हैं चक्रवृद्धि? साधारण ब्याज क्या है? किसी के द्वारा लाया गया या मूलधन जिसमें मूलधन पटाने में देर लगा और ब्याज लगा तो ब्याज कहते हैं। हाँ बेटा, साधारण ब्याज रे, मतलब जो दर बताएगा ना, उस दर से प्रति वर्ष हिसाब करते जाना है, या प्रति छमाही बोलेंगे तो प्रति 6 महीने बोलेंगे। साधारण ब्याज मतलब ब्याजों के ब्याज नहीं लगता। जो ब्याज बता दिए भैया, मैं 100 रुपया में आपसे 5 रुपए लूंगा, तो हर बार मुझे 5 रुपए ही देना पड़ेगा हर 100 में। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या होगा, 5 रुपए देगा, वो भी ब्याज बन जाएगा, 105 बन गया। 105 का ब्याज फिर निकालेंगे, फिर कुछ निकलेगा, फिर 107 बन जाएगा, फिर 109 बन जाएगा। कहने का मतलब है ब्याजों के ब्याज, मतलब जब गणना होगी, गणना आपको बताएगा भाई मैं 6 महीने साल में करूंगा, 2 साल में करूंगा, 3 साल में करूंगा। मान लो बोलता है कि मैं गणना 6 महीने में करूंगा, तो चुपचाप आप 6 महीना में हिसाब करके आ जाओ और मूलधन में ब्याज को जोड़ दो। मूलधन में ब्याज को जोड़ दो। मान मैं 1,000 लाया था, 50 ब्याज हुआ, तो मैं 1,050 मेरा ब्याज चालू हो गया। देखो अब 1,050 का ब्याज चालू हो गया, वैसा नहीं पटाया हूँ। अगले तारीख 1,050, फिर 6 महीना जाऊंगा तो फिर कुछ बढ़ जाएगा। 1,050 का मान लो हो गया 1,070 रुपये हो गया, 1,070 का ब्याज बन जाएगा। अरे समझ में? लेकिन साधारण ब्याज में ऐसा कुछ नहीं है। 100 का 105 होगा, दूसरा साल में 110 होगा, तीसरा साल में 115 होगा, चौथा साल 20 होगा, पांचवा साल में 125 होगा। इसको ब्याज एक बार ही देना पड़ेगा। ठीक है? अरे समझ में आ रहा है? यस सर। चल जा रहा है। हाँ, थोड़ा समझ में आया। चलिए, अखिल कहाँ जुड़ी है बच्ची आज? ये शिक्षक है। शुभम साहू तो अभी साथी के बच्चे हमारे बीच जुड़े हुए हैं, बच्चे जुड़े हैं। और अब पांडे कहाँ से है? शिक्षक है क्या सर मैं बिलासपुर से हूँ सर। सर? नहीं सर, मैं स्टूडेंट का फादर हूँ, मैं अटेंड करता हूँ खुद और भी बच्चे को पढ़ाता हूँ। वो अच्छा अच्छा, दूसरा क्लास बहुत अभी बढ़िया। अटेंड कर रहा है। अच्छा अच्छा, चलो। हाँ, चलो। सर अब कैसे लगा सर कक्षा? तो कुछ बताने के लिए बच्चों को नहीं क्या सर, आया मैं आपने? उधर के सर से जुड़ा हुआ हूँ अभी। आप लोग का जो एक इंग्लिश का भी कोर्स चालू किए हैं बच्चे लोग के लिए 2 बजे, उससे भी जुड़ा हुआ हाँ हूँ। और एक ना वो हम शर्मा लोग ही सर ब्लॉक हैं से जी। हैं। सर हाँ जी, हाँ बहुत जी। अच्छा। और नवोदय का हाँ क्लास जो सुनील अभी सर, फिर एक चालू नवोदय हुआ का है 10 बजे वाला। कोई बच्चे तो अटेंड मेरी कराते कोशिश हैं सर, रहती है खुद करते हैं? जी, क्या कि बच्चे लोग को भी क्या इस क्लास स्कूल का भी अटेंड करते हैं, तो उनको भी थोड़ा अभी क्या टाइमिंग ज़्यादा हो जाती है, बर्डन ज़्यादा हो जाता है उनके ऊपर। हाँ हाँ। तो कुछ क्लास में खुद अटेंड करके उनको उनकी तारीफ मैं खुद करवाता हूँ। अच्छा 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 अच्छा। एक बालक को मिलता है सर आप, बहुत 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 बढ़िया ये सर। कोशिश रहती है कुछ सर कि क्लासेस। बच्चा अब चाहे अच्छा वो भी दिन अच्छा। भर थक जाता है ना, ये दो 1 घंटा क्लास अटेंड कर सकता है, 2 घंटा ज़्यादा करूंगा तो बिल्कुल उसके ऊपर उसको भी बिल्कुल। सर दर्द होने लगेगा। प्रेशर मत दीजिए। हाँ हाँ, बच्चे को प्रेशर नहीं देना है सर, एकदम इजी वे से नहीं नहीं लीजिए नहीं इसको। नहीं। कोरोना काल जी है, जी। कोर्स को मत जाइए सर। कोर्स को इस प्रकार पढ़ाइए कि बच्चा सीखे, पढ़ना ना जाने, जी जी। सीखे। आप सीखे सर। हम्म। इसलिए मैं बच्चे को प्रेशर नहीं दे रहा हूँ सर। आप क्या सीखना चाहते हैं आप लोग बताओ बेटा। जी कोर्स जी। यहाँ कोई मायने नहीं रखता सर आज के क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो अभी बिना पढ़े पढ़े हैं अभी, है ना? जी जी। तो इसलिए मेरी पूनम कोशिश सर। रहती है कि जितने आप लोग हाँ से जुड़ पाऊँ। कुछ सर अंबिकापुर से भी हैं, एक सर, एक रायगढ़ से हैं, एक कोरबा से हैं, तो सभी से कांटेक्ट बना हुआ है मेरा। तो मैं अभी क्या लॉकडाउन के साथ थोड़ा काम भी मेरा थोड़ा कम चल रहा है अभी। हाँ तो कुछ बच्चों को भी समय देता हूँ, प्लस अपना काम भी घर से ही कर लेता हूँ। हेलो। हाँ, कुछ बोले हाँ क्या युगल सर? हाँ, क्लास है सर हेलो। आपका? क्लास है 8 नहीं तो? बजे रोज रहती है भाई। है ना भाई, तो रोज चलो रहता बेटा है क्या, यार। हाँ, इन लोग सब कोई को इसमें। वक्त है। हाँ, तो आप ठीक बंद नहीं है। करेंगे तो बच्चे तो जुड़े च रहेंगे ना। हैं? अरे 4:30 हुई से मैं कहे हाँ। छोगा दे मन तो है, तो साधारण ब्याज पहुंचा देते हैं, तो नए नए टॉपिक निकाल देते हैं। चलो बेटा चलो, चलो छोड़ो। ये यहाँ रहेगा केवल भैया भाई। शुभम साहू से।
हैं? इंग्लिश इंग्लिश क्लास में आ जाइए आप लोग, आओ। ठीक है? कि और पढ़ना है, अभी गणित चलिए। पढ़ना है क्या? नहीं नहीं नहीं, बहुत पढ़ ली इन लोग आज, कल इनको देंगे आधा डोज। हाँ, ठीक। राजा में सुबह चलो ठीक, देंगे और सुबह ठीक है, आइए फिर। आइए, युगल सर सहित सबका स्वागत है इंग्लिश क्लास में, सब कोई चलिए। पहुंचिए। अच्छा, ये चलो, राजा मीटिंग पर पहुंचा है क्या पूनम सर? अब मैं राजा मेरी सर को तो अलग से नहीं दिया हूँ, उसमें होंगे, क्या बोलते हैं, पढ़ाई तुम्हार आठवीं द्वार में तो हाँ, 8वीं वाले में पढ़ाई होंगे तो तो मिला होगा, है ना? हाँ हाँ, हाँ हाँ, चलो पढ़ाई तुम्हार ये द्वार में तो लोकेश, मैं एडमिन नहीं चलो हूँगा तो अंग्रेजी, जाता ही नहीं, हाँ ठीक है? हाँ, अच्छा विनोद, चलिए जुड़िए बेटा, मैं मीटिंग खत्म करता हूँ, इसका हैंडल कौन रख रहा है? हाँ चलिए बेटा, वो पूनम सर क्लास में ज्वाइन करिए, मीटिंग है से अंग्रेजी का, है ना? सब लोग पढ़िए।